हाय एवरीवन। सो अभी हम म्यूचुअल फंड रिवाइज करेंगे क्विकली, और हमने ऑलरेडी डिटेल्ड रिवीजन वीडियो डाल रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों। हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराऊंगा, और हम क्विकली रिवाइज करेंगे। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड ये हमारा रिवीजन रहेगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे नोट्स की तरफ, जो मैंने आपको डिटेल्ड रिवीजन में भी अच्छे से समझाया था। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम चलाते हैं। अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, वैसे अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। तो वैसे एक HDFC मिड कैप ग्रोथ प्लान है म्यूचुअल फंड स्कीम, जिस स्कीम के तहत इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए। तो इन्वेस्टर से जो पैसे लिए जाते हैं वो यूनिट कहलाते हैं, शेयर्स नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये स्कीम है। एक स्कीम के तहत पैसा लिया गया है। 2000 करोड़ मान लो इन्वेस्टर से पैसा लिया गया है। 200 करोड़ यूनिट से 10 रुपीज ईच करके पैसा उठाया 2000 करोड़, जिसमें से इन्होंने शेयर्स में 1700 करोड़ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बॉन्ड्स में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कैश पड़ा हुआ 200 करोड़ का। तो इस प्रकार से 2000 करोड़ का इनका नेट एसेट से जितना पैसा इन्होंने उठाया, डन। तो एनएवी कितना होगा? 2000 करोड़ का एनएवी। टोटल एसेट्स आप कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स है 200, यानी 10 पर यूनिट हुआ, 10 रुपीज करके उठाया हमने, बात खत्म। अब मान लो 6 महीने के बाद क्या हुआ, ये जो शेयर्स है इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1750 करोड़। जो बॉन्ड था 100 करोड़ का खरीदा हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई 98 करोड़ हो गया। इसके अलावा इंटरेस्ट मिला, बॉन्ड्स वगैरह में हमें इंटरेस्ट मिला, 5 करोड़ का हमें मान लो इंटरेस्ट मिला, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा 200 करोड़ था। बट मैनेजमेंट एक्सपेंस भी आ गया, जो एक्सपेंस रेशियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे करके कुछ मैनेजमेंट एक्सपेंस पे करने के बाद हमारा कैश इतना बचा हुआ है। तो हमारा अब नेट एसेट्स कितना, ये सारा प्लस कर दो आप। इंटरेस्ट ये रिसीवेबल है, ये भी एसेट्स है हमारा। तो ये सारा प्लस करने पर हमारा हमने पाया कि हमारा नेट एसेट्स इतने का है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया, तो हमारा एनएवी पर यूनिट जो पहले 10 था वो 10.26 हो चुका हमारा। और इस हिसाब से हमने रिटर्न भी निकाल लिया कि जो 10 का एनएवी था वो अब 10.26 हो चुका है। तो हमारा रिटर्न आ गया 5.2%। और ये मान रहे कि इन्वेस्टर्स को बीच में कोई डिविडेंड वगैरह दिया नहीं गया, तो जो एनएवी चेंज हुआ वही रिटर्न है। अदरवाइज एनएवी चेंज में हम डिविडेंड प्लस एन अदरवाइज जो हम रिटर्न का परसेंटेज निकालते हैं उसमें हम डिविडेंड प्लस एनएवी चेंज दोनों को कंसिडर करते हैं। तो इस प्रकार से 5.2% का आपका रिटर्न आ चुका है। आगे हम और बात कर लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब एक बात और ध्यान में रखना आप, कि हम एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालेंगे। एक्सपेंस रेशियो देखना, हर म्यूचुअल फंड स्कीम में एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सपेंस रेशियो आप कैसे निकालोगे, ये देखो। आप एक्सपेंस रेशियो आप निकालोगे यहाँ पर, टोटल एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनटू 100। इस तरीके से आप एक्सपेंस रेशियो निकालते हो। तो यहाँ पर टोटल एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गया, जैसे मैनेजमेंट को जो फीस दे रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा खर्चा है, जो प्रमोशन एडवर्टीजमेंट का हमारा खर्चा है, ये तो आपके एनुअल एक्सपेंस हो गए। तो एनुअल एक्सपेंस जैसे कि हमने यहाँ पर पाया कितना आ रहा है, 5.5 करोड़ आ रहा है। तो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया, 5.5 करोड़ का खर्च कर रहे हैं कंपनी। और इनका एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या है? एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया AUM जिसे हम बोलते हैं। इसका मतलब ओवरऑल कंपनी के पास कितने पैसे हैं आज के मार्केट वैल्यू में, है ना, जो इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल है, उसे कहते हैं कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो यहां पर देखो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू से मतलब है। तो 450 का तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि इन्वेस्टेड है। कैश इक्विवेलेंट 200 करोड़ है, ठीक है। नया पैसा और 20 करोड़ है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। मैनेजमेंट का फी पेबल, ये लाइबिलिटी है तो माइनस हो जाएगा। रिडम्सन फी नहीं, प्रोसीड्स रिडम्सन प्रोसीड्स होगा ये। और ये क्या है, रिडम्सन प्रोसीड्स पेबल जो है, जो हम अपने यूनिट्स रिडीम कर लेते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है, तो देना बाकी है, 10 करोड़ की लाइबिलिटी है। और डिविडेंड भी डिक्लेयर अगर हमने कर दिया, यूनिट होल्डर को अभी तक पैसा नहीं दिया, तो ये भी देना बाकी है। तो हमारे पास नेट एसेट्स कितना हुआ, 650, 670 माइनस ये सारा कर दो 17, 660, 653 करोड़ हमारा आया। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो नेट एसेट्स है ना, वही आपका AUM हो जाएगा यहाँ पर। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से डिवाइड कर दो, मतलब इतना पैसा आपका देखा जाए तो म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा हुआ है। ये सारे, ये इन्वेस्टेड वैल्यू है मार्केट वैल्यू में, इतना अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी भी माइनस होगा, तब पता चलेगा अच्छा 653 करोड़ का एसेट्स आपके इन्वेस्टेड है देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में।
तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हम सिंपल सी बात है, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय AUM इंटू 100 की हमारा 0.84% का एक्सपेंस रेशियो आ गया। और आप देखोगे जो भी प्रैक्टिकली भी म्यूचुअल फंड स्कीम में देखोगे वो हर जगह एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ रहता है। ये एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद ये करने के बाद अब आगे हम डिस्कशन करेंगे कुछ कुछ और टॉपिक के बारे में बात करूंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन फटाफट से क्विकली रिवाइज कराऊंगा। एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या हो गया? एंट्री लोड वो लोड है जो कमीशन लिया जाता है जब इन्वेस्टर्स नया नया यूनिट्स खरीदते हैं, बट ये अब एबोलिश हो चुका है, अब ये नहीं लगता, पहले लिया जाता था। मतलब जब कभी भी इन्वेस्टर जो है यूनिट्स परचेज करते थे तो उनसे एंट्री लोड का नाम पे, यानी फ्रंट एंड लोड भी बोला जाता है इसको, उसके नाम पे पैसा लिया जाता था, बट अब नहीं लिया जाता, ये बंद हो चुका है, अब ये कमीशन नहीं लिया जाता। एग्जिट लोड मतलब जब आप बेचोगे यूनिट्स को तब भी आपको कमीशन देना पड़ता था म्यूचुअल फंड कंपनी को, अब ये भी नहीं लिया जाता अनलेस 1 साल से ज्यादा पुराना हो, 1 साल से कम पुराना हो तो। मतलब अगर आप विद इन 1 ईयर जब आपने परचेज किया, परचेज करने के विद इन 1 ईयर अगर आप यूनिट्स वापस से सोल्ड कर देते हो म्यूचुअल फंड कंपनी में तो वो आपसे एग्जिट लोड लेंगे। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो जाए तो एग्जिट लोड भी नहीं लिया जाता है, एग्जिट लोड को कहा जाता है बैक एंड लोड। यानी एंट्री लोड मतलब फ्रंट एंड लोड हो गया और एग्जिट लोड मतलब बैक एंड लोड हो गया। तो ये भी हमने पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में होता है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ये होता है जहां पर जब चाहे आप यूनिट्स खरीद सकते हो, जब चाहे आप यूनिट्स बेच सकते हो, आपको ओपन रहता है, कोई प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर NFO आता है, जैसे IPO आता है ना वैसे NFO होता है, न्यू फंड ऑफर। उस जब NFO आएगा उसी पीरियड में ही आप उसे खरीद सकते हो, बाद में नहीं खरीद सकते आप, जब ऑफर आएगा तभी आप खरीद सकते हो। और आप बेच भी मैच्योरिटी में ही आप बेच पाओगे, उसके पहले भी नहीं बेच पाओगे। और जनरली क्लोज एंडेड फंड्स क्या होता है, ये आपके मतलब NSE BSE में ट्रेड करता है जनरली, तो आप किसी दूसरे पर्सन को बेच सकते हो पर कंपनी आपसे नहीं खरीदेगी बीच में। तो यहाँ पर क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, एक फिक्स पीरियड रहता है, एक एक NFO पीरियड रहता है, जब जब कंपनी चाहेगी तभी आप खरीद सकते हो, और बाद में बेचने के लिए भी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रहता है, उसके पहले आप नहीं बेच सकते। इंटरवल फंड्स में बीच में इंटरवल में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो उस पीरियड में खरीद या बेच सकते हो। तो टाइप्स ऑफ स्कीम इन म्यूचुअल फंड ये मैंने डिटेल्ड रिवीजन में पढ़ा है, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए मुझे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर बाद में लास्ट में ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला, ट्रैकिंग एरर के बारे में भी करा दूंगा थोड़ा सा। और ट्रैकिंग एरर इंपॉर्टेंट है, साइड पॉकेटिंग इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दूंगा। अभी पहले हम प्रैक्टिकल्स में आते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में मैं कुछ कुछ बातें आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से हम NAV वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ईयर एंड में आप कैसे निकालोगे? ये सिंपल सी बात है, जो कैश का मूवमेंट होता है ना वही हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपका, जब हम यूनिट्स इशू करते हैं तो हमारा कैश इनफ्लो आता है, तो ये कैश को बढ़ाएगा। एक तो ओपनिंग कैश हो गई, जब हम यूनिट्स इशू करेंगे तो हमारे पास कैश आता है तो ये प्लस हो जाएगा, और जब हम यूनिट से वापस से रिडीम करते तो कैश जाता है, ये माइनस हो जाएगा। यूनिट्स इशू करेंगे कैश आएगा, यूनिट से वापस से बाईबैक करेंगे कैश जाएगा, है ना। फिर हम इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं, जैसे न्यू सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो कैश जाता है, फिर उसी सिक्योरिटीज को अगर हम बेच देते तो कैश आता है हमारा, है ना। फिर हमारा फंड मैनेजमेंट या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का कैश का पेमेंट होता है तो वो माइनस होता है, कैश ज़्यादा हमारा, है ना, कैश चला जाता है। और जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया वहां पर हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में हमें पैसा मिलता है, तो कैश आता है। तो कैश कहाँ कहाँ से आता है? देखो, जब आप यूनिट्स इशू करोगे तब कैश आएगा, प्लस होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदा हुआ को बेचोगे तब आपके पास कैश आएगा। जब कंपनी को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, और या फिर जब म्यूचुअल फंड कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ बॉन्ड्स वगैरह खरीदने पर, तो ये 4 जगह में हमारे पास यूजुअली कैश आता है नॉर्मली। और जाता कब है? जब हम सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, जब हम बाई करते हैं, सिक्योरिटीज बाई करते हैं, और या फिर जब हम फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस हम पे करते हैं, अदर ऑपरेशनल एक्सपेंस हम पे करते हैं, ठीक है। और फिर जब यूनिट्स आप बाईबैक करोगे, रिडीम करोगे, तब आपका कैश जाएगा।
और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड, जब आप अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका कैश जाएगा। तो इस प्रकार से हम ओपनिंग कैश में ये एडजस्टमेंट करके हम क्लोजिंग कैश निकाल लेते हैं, बात खत्म। अब हमें एनएवी कैसे निकालना है? तो एनएवी एकदम सिंपल सी बात है। एनएवी निकालने के लिए एकदम सिंपल सी बात है, आपका जो ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो। एसेट्स में क्या आएगा? एक तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये आपका एसेट्स आ जाएगा, और सभी सिक्योरिटीज में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी मार्केट वैल्यू, जैसे वो शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी मार्केट वैल्यू है ना। और कोई इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट में अर्न किया बट अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल, तो वो भी आपका एसेट्स में आएगा। कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है, तो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीवेबल ये एसेट का हिस्सा है, ये कैश में नहीं जाता, ध्यान रहे। कैश में जो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हो गया वो कैश में चला जाता है, और जो रिसीव्ड नहीं हुआ वो एनएवी के अंदर अलग से आ जाता है ना। तो ये आपका आ चुका है ना। तो ये सारे आपके एसेट से प्लस हो जाएंगे, और जो लाइबिलिटीज है जो अभी तक पे नहीं हुआ, जैसे एक्रूड एक्सपेंस, जैसे फंड मैनेजमेंट फी या ऑपरेशनल एक्सपेंस या कोई अदर लाइबिलिटी पेएबल है, या फिर मान लो रिडेम्पशन प्रोसीड्स आपका पेएबल है, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। आपने जो उधार है, आपने जो दिया नहीं अभी तक, या डिविडेंड आपने इन्वेस्टर को डिक्लेयर किया बट अभी तक आपने उनको दिया नहीं पैसा, तो जो भी आपकी उधारी है लाइबिलिटी माइनस होने पर आपका एनएवी आ जाएगा, और एनएवी को आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर तो आपका एनएवी पर यूनिट आ जाएगा। तो कितना सिंपल है एनएवी निकालना। तो पहले ये ध्यान रखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में, और फिर एनएवी के बारे में ध्यान रखना, सारे एसेट्स माइनस लायबिलिटी होने पर आपका एनएवी पर यूनिट भी आ जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए हमें क्वेश्चन है जो हम करेंगे तो हमारा क्लैरिटी आएगा। अब दो चार, अब मैं यहां से नहीं करूंगा, जो दो चार क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से, दो चार नहीं उससे ज्यादा रिवाइज करूंगा अब मैं आपको अपने क्वेश्चन बैंक से, एंड हम क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो, तो अभी हमें पहले क्वेश्चन बैंक में आ जाना चाहिए। यस, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक करके मैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रिवाइज करा दूँ। चलिए वन बाई वन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने क्या किया पता है, उसने चार अलग अलग कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे हैं, और फर्स्ट फेब को इतना मार्केट प्राइस है, सेकंड फेब को इतना मार्केट प्राइस है। बोले नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी म्यूचुअल फंड कंपनी ने यूनिट होल्डर को 6 लाख यूनिट्स इशू कर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर पूछा कि एनएवी बताओ। अब एनएवी कब का, फर्स्ट फेब का कि सेकंड फेब का? हालांकि नीचे सेकंड फेब का एनएवी पूछा जा रहा है, तो हम ये मानेंगे कि ऊपर जो है फर्स्ट फेब का पूछ रहे हैं, क्योंकि आगे नीचे सेकंड फेब का बाद में पूछ रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट फेब का एनएवी, तो कितना सिंपल है। फर्स्ट फेब का एनएवी के लिए क्या निकालना है, टोटल नेट एसेट्स कितना है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, सबको प्लस कर देंगे, टोटल एनएवी आ गया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, आपका एनएवी पर यूनिट आ गया। सिंपल सी बात है। तो आप देखो यहाँ पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस कर दिया फर्स्ट वेब का, टोटल एनएवी आ गया फर्स्ट वेब का, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, एनएवी पर यूनिट आ गया, राउंडेड ऑफ में 2 डेसिमल में 78.84। तो ये आपका एनएवी पर यूनिट हो गया। पॉइंट नंबर 1 खत्म। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि मान लो एक मिस्टर ए है, उसने 30 लाख रुपीस का चेक सबमिट किया म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड के मैनेजर जो है, जो फंड मैनेजर है, उसने 8000 शेयर्स खरीद लिए एम लिमिटेड का, और बैलेंस वो बैंक में रख रहा है, और पूछा पोजीशन ऑफ द फंड बताओ। तो हम फिर मानेंगे कि फर्स्ट फेब को ही ऐसा करे, और फर्स्ट फेब का फिर पोजीशन बताना है आपको, रिवाइज्ड पोजीशन बताना है, क्योंकि अब सेकंड फेब का नहीं ले सकते। यहाँ पर डेट देना चाहिए था क्वेश्चन को, पर नहीं दिया। हम मानेंगे बाद में सेकंड फेब का पूछ रहा है, तो ये भी कहानी फर्स्ट फेब की ही हुई है, हम ऐसा समझेंगे। तो यहां पर अब देखो, यहां पर आपके पास कंपनी के पास इतने शेयर्स खरीदे हुए फर्स्ट वेब को इस प्राइस में। अब एक फंड मैनेजर, अब सॉरी, अब मिस्टर ए ने अगर 30 लाख रुपीस का कैश दिया है, तो इनका बैंक बैलेंस भी 30 लाख रुपीस से बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, 8000 शेयर्स खरीदा है, यानी 8000 शेयर्स बढ़ गया। एम लिमिटेड का 38,000 शेयर्स हो जाएगा, 312.40 में खरीदा। तो फंड मैनेजर ने अगर एम लिमिटेड का 8000 शेयर्स खरीदा 312.40 में, मतलब 2499,200, तो खर्च कर दिए 30 लाख रुपीस में से। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 2499,200, तो बैलेंस कितना बचेगा, माइनस कर दो 30 लाख रुपीस।
यानी 5,08,000 का बैलेंस बचेगा। तो अब हम क्या बताएंगे पता है, अब हम जो रिवाइज पोजीशन बताएंगे उसमें बताएंगे 20,000 इंटू 20 करके हमारा इन्वेस्टमेंट, 38,000 इंटू 312.40, 30 नहीं 38,000, 20,000 इंटू दिस, 60,000 इंटू दिस, और कैश बैलेंस भी लेना मत भूलना 5,08,000 का। तो ये सारा टोटल मिला के एनएवी हो जाएगा। फिर एनएवी को क्या करेंगे, क्या इस यूनिट से डिवाइड करेंगे? गलत जवाब होगा। मेरी बात सुनो, यूनिट्स बढ़ जाएगा। कैसे पता है? क्योंकि 30 लाख रुपीस अगर मिस्टर ए ने दिए हैं पैसे, तो क्या बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी उसको यूनिट इशू नहीं करेगी? तो कब दिया? 1 फेब को दिया, और 1 फेब को 78.84 था। तो 30 लाख रुपीस जब मिस्टर ए ने दिया है तो उसको 78.84 के रेट के हिसाब से 38051, और यहां पर तो आईसी ने पूरा 78.8366 जो आपका एक्चुअल था उसी से डिवाइड किया, तो 38053 यूनिट्स आया। आप भी क्या करना है, ऐसे तो राउंडेड ऑफ में ही लेना, लेकिन जब यूनिट्स इशू करोगे तो पूरा एग्जैक्ट वाले में ले लेना। तो 38053 यूनिट्स आया। तो मतलब अब आगे जाके 6 लाख यूनिट नहीं है। आफ्टर चेक सबमिटेड बाय मिस्टर ए ऑफ ₹30 लाख, अब 6 लाख यूनिट्स नहीं, अब 6,38,053 यूनिट्स होगा। तो अब देखो जो टोटल एनएवी आया, ये देखो यहाँ पर 38,000 लेना पड़ेगा आपको, और कैश भी इतना लिया हमने। तो एक तो ये हाईलाइट किया, कि ये हाईलाइट किया, टोटल एनएवी आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया तो एनएवी पर यूनिट आ गया, बात खत्म। तो ये भी हमारा हो चुका। अब फिर ये पूछ रहे हैं कि सेकंड फेब का भी बता दो। अरे भाई सेकंड फेब का बताने में क्या दिक्कत है? हम ये शेयर्स तो है ही हमारे पास, 20,000 इंटू दिस, 38,000 इंटू दिस, 20,000 इंटू दिस, 60,000 इंटू दिस, और 5,08,000 हम लेंगे। आ गया टोटल एनएवी। देखो बात खत्म, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, 638,053 होगा। तो आपका एनएवी पर यूनिट आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको क्विकली अच्छे से रिवाइज करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 26 आएगा, बहुत ही जबरदस्त, जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड वाला कंसेप्ट भी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आपको नहीं छोड़ के जाना। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोले, एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब जब चाहे यूनिट्स खरीदो, जब चाहे बेचो आप। 1 अप्रैल को 300 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, जिसमें एनएवी कितना दिया हुआ है, 18.75 का। और एट द एंड ऑफ अप्रैल 6 लाख यूनिट जो है ना वो इशू किया गया ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड में, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। यानी अप्रैल के एंड में 6 लाख यूनिट्स इशू किया गया है। किस रेट में? ओपनिंग एनएवी में 2% लोड भी ले रहे। हालांकि एंट्री लोड तो बंद हो चुका, पर ये पुराना क्वेश्चन है तो दिया हुआ है कि ओपनिंग एनएवी में एंट्री लोड भी लिया जाएगा। तो देखो ओपनिंग एनएवी कितना है, 18.75 है। तो ये रुपया तो लेंगे, इस पे हम 2% लोड भी लेंगे। तो 18.75 में प्लस इसका 18.75 का 2% कितना होता है, यानी 0.375 का लोड भी लिया जाएगा। 18.75 प्लस 0.375 का एंट्री लोड भी लिया जाएगा। साथ साथ यही नहीं रुके, बोला कि साथ में डिविडेंड इक्वलाइजेशन एडजस्ट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता दूं। देखो ये तो आपका 1 अप्रैल का एनएवी था। अप्रैल के मंथ में इतना इनकम जनरेट हुआ था 22.95 लाख का। तो 22.95 का जो इनकम जनरेट हुआ अप्रैल के महीने में, वो किसके लिए हुआ? जो 300 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग थे उनके लिए हुआ। तो 22.95 लाख डिवाइड बाय 300 लाख, यानी पर यूनिट 0.0765 कमाया गया। तो हम क्या, जो नए यूनिट होल्डर आएंगे जिनको हम 6 लाख यूनिट इशू कर रहे हैं, हम उनको नहीं बोलेंगे, हमको ये बोलेंगे कि देख भाई, एक तो तुझे ओपनिंग एनएवी लाना ही पड़ेगा, उस पे लोड जो हम ले रहे हैं वो तो हम लेंगे। अब जो अप्रैल के महीने में कमाई हुई है लोगों की 22.95, वो भी तो एनएवी को बढ़ाएगी। तो उतना उतना उनका कमाया हुआ पैसा हमारे पास है, तो तू भी उतना लेके आजा, पैसा अलग से तुझे देना पड़ेगा, ताकि कल को जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा तुम समान इक्वल लेवल पे सबको बांट देंगे। क्योंकि ये 22.95 में तुम्हारा हक नहीं है, सिर्फ वो 300 लाख यूनिट होल्डर का हक है। बट तुम अगर इक्विवेलेंट इतना पैसा ले आओगे पर यूनिट, तो आगे के जो भी प्रॉफिट रहेंगे उसमें तुम्हारा भी हक होगा। तो अब ये पैसे कितने लेके आएंगे, 0.0765 भी लेके आएंगे, यानी 18.75 प्लस 0.375 प्लस 0.0765, यानी 19.2015 ये पैसे लेके आएंगे, है ना। 19.2015 कितने लोग, 6 लाख यूनिट होल्डर, 6 लाख यूनिट होल्डर इतने पैसे लेके आएंगे। हमने समझा। अब आगे फिर हुआ कि बोला एट द एंड ऑफ मई के एंड में 3 लाख यूनिट्स रीपर्चेज किया गया ओपनिंग एनएवी लेस 2% एग्जिट लोड
एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अब क्या हुआ पता है, मई के एंड में कितने लोग चले गए, 3 लाख यूनिट होल्डर चले गए। तो जो 3 लाख यूनिट होल्डर मई के एंड में चले गए, हम उनको क्या बोलेंगे पता, हम उनको ये बोलेंगे कि देखो भाई तुम लोग जा रहे हो तो तुम लोग को हम 18.75 ओपनिंग एनएवी देंगे, ठीक है। इसमें एग्जिट लोड 2% हम काट देंगे, यानी 0.375 आता, देख लो 18.75 का 2% माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, एग्जिट लोड काट दिया जाएगा। अब वो बोलेगा कि मेरी कमाई तो जो मेरे लिए आपने अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जो कमाया पैसा, मुझे मेरा हक दो। बोलेंगे हाँ देना पड़ेगा। तो ये देखो ये वाला तो आपका डिवाइड होगा 300 लाख यूनिट से, क्योंकि ये 300 लाख यूनिट होल्डर के लिए कमाया गया था 0.0765। तो हम उनको क्या करेंगे 0.0765 दे देंगे अप्रैल का महीने का कमाई। फिर वो बोलेगा मई के महीने की भी कमाई दो। अब मई के महीने में जो कमाई हुई है, जो इनकम हुआ है, वो कितने लोगों के लिए हुआ है, वो 300 लाख लोगों के लिए नहीं हुआ है, वो 306 लाख यूनिट होल्डर के लिए हुआ है, क्योंकि 6 लाख यूनिट्स और अपने अप्रैल के एंड में इशू किया था। तो मई का जो कमाई है उसमें 6 लाख यूनिट होल्डर का भी हिस्सा है, तो ये होगा डिवाइड बाय 306 लाख, 34.425 डिवाइड बाय 306, यानी 0.1125। इनको हमें एक 0.1125 भी देना पड़ेगा मई का इनकम। तो सिंपल सी बात है, उनको बोलेंगे जाओ भागो यहां से, हम आपको आपका ओपनिंग एनएवी दे रहे हैं, एग्जिट लोड हम काटेंगे, हमारा हक है इसका, और अप्रैल का प्रॉफिट, मई का प्रॉफिट आपको हमने दे दिया, भागो यहां से। हम कितना देंगे उनको 18.75 माइनस 0.375 प्लस 0.0765 प्लस 0.1125, 18.564 हम उनको दे देंगे। कितना 18.564 इंटू 3 लाख, इतना पैसा हम दे देंगे। तो अब देखो यहां पर आप, मैंने ये दोनों हिसाब दिखाया, एक तो 19.205, एक 18.564। तो ये दो पार्ट इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, दिखा देता हूं। इन्होंने आपसे पूछा बताओ इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, बता दिया मैंने। रीपर्चेज प्राइस एट द एंड ऑफ में, मैंने बता दिया। अब पॉइंट नंबर 1 में इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और एनएवी बताना है 30 जून का, ये दोनों भी आराम से बता देंगे। इनकम कैलकुलेशन करना है, इनकम कितना अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ही कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, देखो इनकम का स्टेटमेंट जब बनाएंगे, हम बोलेंगे अप्रैल का महीना में 22.95 कमाया गया 300 लाख यूनिट होल्डर के लिए। तो ये देखो हम यहां पर इस तरीके से बताएंगे, देखो 22.95 लाख कमाया गया 300 लाख यूनिट होल्डर के लिए, यानी पर यूनिट इतना कमाया गया 0.0765। ये चीज तो आपको समझ में आया। हमने बोला इनकम अप्रैल का महीना। अब याद है अप्रैल के महीने के एंड में जो 6 लाख यूनिट होल्डर और निकल के आए थे और उन्होंने यूनिट्स खरीदा था, हमने उनसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम पे पैसे लिए थे, ताकि बाद में प्रॉफिट का बंटवारा हो तो उसमें उनका भी हक है, तो वो भी इनकम के अंदर आएगा। क्योंकि बाद में हम बोलेंगे 306 लाख लोगों का पैसा रहेगा 0.0765 करके, मतलब हम 6 लाख यूनिट होल्डर से 0.0765 जो पैसे ले रहे थे ना, वो इनकम में हम डाल देंगे। तो अब हम ये बोल पाएंगे, अच्छा देखो पहले जो हमारे पास 22.95 लाख रुपीस हुआ करता था 300 लाख यूनिट होल्डर के लिए, अब हमारे पास 23.409 लाख रुपीस है 306 लाख यूनिट होल्डर के लिए। मतलब 6 लाख यूनिट होल्डर ने अपने जितना उनका पार्ट वाइज बनता है उतना वो लेके आ गए, हमारा प्रॉफिट सबके लिए 0.0765 है। तो इतना पैसा अब है, ये कितने लोगों के लिए, 306 लाख लोगों के लिए। अब मई का महीने में कमाई हुआ, मई का महीने में कितना कमाई हुआ 34.425, कितने लोगों के लिए, देखो मैंने तो लिखा हुआ ही 306 लाख लोगों के लिए कमाया। तो 34.425 हमने कमाया मई के महीने में 306 लाख लोगों के लिए, मतलब पर यूनिट हमने इतना पैसा कमाया। तो अब मई के एंड में क्या हुआ, मई के एंड में 306 लाख टोटल यूनिट्स का हमारे पास इतना पैसा है। क्यों, क्योंकि पहले से 0.0765 था ही और हमने 0.1125 कमा लिया उन्हीं 306 लाख यूनिट होल्डर के लिए। तो अब ये दोनों मिला के 0.189 हमारे पास है और टोटल पैसा हमारे पास इतना है। और ये टोटल पैसा 57.834 कैसा आएगा पता है, एक तो आपका आ जाएगा ये दोनों, और ऊपर से जो 0.0765 लेके आए थे 6 लाख यूनिट होल्डर वो मिला दे तो इतना पैसा हमारे पास हो गया। अब जब आपको पता है मई के एंड में 3 लाख यूनिट होल्डर जा रहे हैं, तो जब 3 लाख यूनिट होल्डर जाएंगे तो हम ये हटाएंगे, हम उनका हक दे देंगे उनको। उनका हक हम उनको कितना दे रही है, देखो मैंने लिखा 0.0765 और 0.1125, यानी ये जो 0.189 करके है जिसका जो हक है दोनों मिला के हम 3 लाख यूनिट होल्डर को दे देंगे। हम बोलेंगे 3 लाख यूनिट होल्डर आप जा रहे हो, आपका देखो पर यूनिट आपका इतना हक हमारे पास जमा है, ठीक है, पर यूनिट 0.189 करके आप ले जाओ, आप इतना पैसा ले जाओ। अब हमारे पास 0.189 करके रहेगा 303 लाख यूनिट होल्डर के लिए रहेगा टोटल इतना पैसा, मतलब जितने यूनिट होल्डर गए उनको उनका हक दे दिया।
बाकियों के लिए भी 0.189 है, सभी के लिए ईच यूनिट होल्डर के लिए 0.189 का हक हमारे पास है। 3 लाख लोग गए तो 3 लाख माइनस हो गया और इधर से उतना अमाउंट भी माइनस हो गया। 0.189 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा हो चुका। अब इसके बाद हम जून में बोलेंगे। जून में 45.45 कमाया गया कितने लोगों के लिए? 303 लाख लोगों के लिए। कैसे? क्योंकि 3 लाख तो गए ना मई के एंड में, तो जून में जो पैसा कमाया गया वो 303 लाख लोगों के लिए कमाया गया। तो ये देखो जून में हमने पैसा कमाया, इतना पैसा 303 लाख लोगों के लिए, मतलब पर यूनिट इतना कमाया। तो कुल मिला के 303 लाख लोगों के लिए हमने इतना पैसा हमारे पास है, यानी 0.339 हमारे पास है। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप एग्जाम के लिए ध्यान रखो। पहले लिखोगे अप्रैल का इनकम, ठीक, अप्रैल में डिविडेंड इक्वलाइजेशन आया वो जोड़ देना, तो 306 लाख लोगों का हमारे पास पैसा है। फिर हम बोलेंगे मई में 306 लाख लोगों के लिए हमने और कमाया, तो टोटल इतना पैसा है। फिर 3 लाख लोग गए, उनको उनका हक देके विदा किया, तो 303 लाख लोगों का हमारे पास पैसा है। फिर 303 लाख लोगों के लिए हमने और जून में कमाई किया, तो हमारे पास टोटल इतना पैसा है, ये वाला। अब हम बोलेंगे कि देखो भैया इन्होंने क्वेश्चन ने बताया कि 70% जो है ना वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड में, जून में 70% ऑफ इनकम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो 0.339 का 70% कितना होता है? 0.2373 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इसका भी 70% आप ले सकते हो। तो 303 लाख लोगों को ही हमने 70% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब 303 लाख लोगों का हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है, हमने इतना इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस बात कर। तो हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है, बस बात। तो ये तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार, अगर आपने पहले इतने अच्छे से नहीं किया है तो एक बार फटाफट से रफ में करके छोड़ देना। तो ये आपको आई थिंक आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस इसको अच्छे से अगर नहीं समझ में आए तो वापस से रिवाइंड करके एक बार ये वाला पार्ट एक बार वापस से रिकैप कर लेना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1 हो चुका, पॉइंट नंबर 2 हो चुका, पॉइंट नंबर 3 भी हमारा पहले ही हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 4 में एनएवी 30 जून का हमें करना है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो पता, शुरुआत से जाओ। शुरुआत से आप देखो कितना आपके पास शुरुआत में पैसा था, बाद में कितना गया कितना आया, वो हिसाब करने से काम खत्म, बस बात ही खत्म हो जाती है आपकी। एकदम सिंपल रखो। तो एकदम सिंपल हम कैसे रखें? हम बोलेंगे शुरुआत में हमारे पास 300 लाख यूनिट होल्डर का 18.75 करके, फिर हम बोलेंगे हमने जब यूनिट इशू किया तो 19.2015 करके हमने 6 लाख यूनिट होल्डर से पैसा लिया। तो ये तो हमने निकाला हुआ 19.2015 करके लिया 6 लाख यूनिट होल्डर से, और बाद में हमने क्या किया 18.564 दिया भी किसको? 3 लाख को। ये दिया तो ये गया है ना, ये गया और ये आया आपका, है ना। और जो इनकम आया वो प्लस करेंगे, और जो भी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ वो प्लस करेंगे, बस बात खत्म। और कुछ भी नहीं करना है। और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया 70% वो माइनस कर दो। तो एकदम सिंपल है। आप देखो यहां पर मैंने क्या बोला, 300 लाख लोगों का 18.75 करके ओपनिंग एनएवी इतना पैसा था। हमने यूनिट्स इशू किया 19.205 करके 6 लाख यूनिट इशू किया, तो इतना पैसा आया हमारे पास, है ना। 19.2015 जो हमने निकाला था पॉइंट नंबर 1 में। फिर हमने यूनिट्स रिडीम भी तो किया 3 लाख इंटू 18.564, तो इतना पैसा गया हमारा। अब ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल में जून में हमने प्रॉफिट कमाया, उतना पैसा हमारे बैंक में आया। ये प्रॉफिट हमने कमाया, इतना पैसा हमारे बैंक में आया। और इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट भी तो किया, जितना हमने कमाया उसका 70% डिस्ट्रीब्यूट किया, वो इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा। ये देखो इतना आपने, इतना 71.9019 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये रहा। तो ये पैसा आपका गया, तो 71.9019 ये देखो आपका गया, इतना पैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये गया आपका। और एक और चीज है मार्केट वैल्यू एप्रिसिएशन, देखो पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ 425.47, तो ये आपका एप्रिसिएशन आप यहां पर ले लो, ये मार्केट वैल्यू को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल एनएवी आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अभी रिमेनिंग है 303 लाख, आपका एनएवी पर यूनिट आ गया। मैंने क्लास में तो और भी ऑल्टरनेटिव तरीका कराया था इजी वाला, बट उसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करो। मतलब एकदम सिंपल रखो, ओपनिंग एनएवी, जितना यूनिट इशू किया तो देख लो पैसा कितना आया, रिडीम किया तो कितना पैसा गया, प्रॉफिट से कितना आया, एप्रिसिएशन कितना हुआ, और कितना आपने 70% जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा। टोटल एनएवी आ गया, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, एनएवी पर यूनिट आ गया, बस बात खत्म। तो इसी प्रकार से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी, बहुत हैवी क्वेश्चन था, मैंने एकदम अच्छे से आपको ये समझा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। मैं जैसे हमारे क्लास नोट्स में उसी प्रकार से आपको मैं क्वेश्चन फटाफट कराते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में तो कोई टेंशन ही नहीं, फटाफट से आराम से हो जाएगा। ये वाला ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखो मिस्टर सिन्हा यहाँ पर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, एक्स वाई जेड। मैं एक बता देता हूँ हो जाएगा, अब बाकी आप खुद ही कर लोगे। तो अगर मैं एक बताऊं, यहाँ पर देखो 1 दिसंबर 2008 को इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपीज, जब आपका 10.5 करके एनएवी था। तो 5 लाख डिवाइड बाय 10.5 करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा आ गया यहाँ पर देखो
5 लाख डिवाइड बाय 10.5 किया तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स इतना आ गया, है ना। अब इन्होंने बोला कि डिविडेंड आपने 95 यूनिट रिसीव किए और एनएवी आपका गिर रहा है, तो एनएवी डिक्रीज हो रहा है, एनएवी चेंज भी हम रिटर्न कैसे निकालते, रिटर्न ही पूछा है, इफेक्टिव यील्ड मतलब रिटर्न ही पूछा है आपको। तो हम ये बोलेंगे एक तो 95 यूनिट हमने कमाया और एक हमने पर यूनिट 10 पैसा का नुकसान हुआ हमारा, 10.5 से 10.4 हो गया। यूनिट कितना वो तो निकाला था 47619.50, तो 47619.50 इंटू 0.10 इतने का नुकसान हुआ। ये देखो इतना कैपिटल डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये डिविडेंड से कमाया और इतना कैपिटल डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब इन दोनों का नेट कर दो तो रिटर्न इतना कमाया। तो इतना हमने कमाया, कितना पैसा लगा के, 5 लाख लगा के, इतना कमाया 5 लाख लगा के इंटू 100, कितने दिनों में कमाया हमने, कितने दिनों में कमाया। तो आप देखो 31 मार्च, तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक देख लो कितना होता है। दिसंबर का महीना में आप 1 तारीख छोड़ दो या लास्ट का 31 छोड़ दो, 1 तारीख छोड़ देते 1 दिसंबर, तो दिसंबर का महीने का 30 डेज, जनवरी का 31, फरवरी का 28, मार्च का 31, तो कितना आ रहा है 31, 30 यानी 1 30 60 62 90 120 आ रहा है। और इन्होंने आई थिंक 121 लिया है, जहां पर ये पहला दिन, यानी म्यूचुअल फंड में ध्यान रखना, मैंने भी ऐसा देखा है, ये पहला दिन और आखिरी दिन दोनों ले रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको वही करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई लीप ईयर वाला भी मामला नहीं है, अभी तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा कि कोई लीप ईयर मामला है, 2009 में लीप ईयर होता नहीं है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की केस में आप ध्यान रखना कि पहला दिन और आखिरी दिन दोनों कंसिडर किया जाएगा, आप एग्जाम के लिए ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पर 121 डेज उस प्रकार से डेज लेके हमने क्या किया, रिटर्न निकाल लिया। तो इसी सेम प्रकार से आप दोनों का भी करोगे आप ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 डन। बस ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ऐसा ये है इनकंसिस्टेंसी, ध्यान रखना कि म्यूचुअल फंड में पहला दिन और आखिरी दिन दोनों कंसिडर करना है आपको डेज में, मतलब यूनिट जिस दिन परचेज किया और जिस दिन रीडिंग किया, दोनों डेज हम कंसिडर करेंगे। तो अब ये हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये मुझे आपको अच्छे से कराना है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक प्रॉब्लम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने के लिए, वो आपको कराना है, वो भी मैं आपके साथ चलो डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखोगे तो यहां पर आप अगर देखिए 2 लाख अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज 10.30, तो उससे आपको ये पता तो चल जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितना लिया है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 10.30 कर दो, इतना इतना आपका 19417.48 कर देते राउंड ऑफ में, तो इतना यूनिट है। तो आपने एक तो डिविडेंड से इतना कमाया और आपका एनएवी चेंज से 0.05 का नुकसान हुआ आपका। देखो 10.30 से 10.25 हुआ, तो एनएवी चेंज से कितना लॉस हुआ आपका, एनएवी चेंज से आपका इतना यूनिट पे 0.05 करके आपका पर यूनिट नुकसान हुआ है। तो इतना नुकसान हुआ, 97.87 नुकसान हुआ, 6000 का फायदा हुआ है, -970.87 इतने का नुकसान हुआ है। तो 5029.13 आपने कमाया है, 5029.13 आपने कमाया 2 लाख रुपीस लगा के इंटू 100, तो कितना परसेंट कमाया, डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, यानी 2.5145% कमाया है। 2.51456 है, 46 लिख दिया, ये 456% लिख दिया, इतना हमने कमाया है जो भी पीरियड है। और इन्होंने बोला कि इफेक्टिव यील्ड आपका 9.66 है। तो आपको सिंपल सी बात है, आप क्या करो, 2.5145 आपने कमाया है और साल भर में 9.66 कमाया जाता है, इंटू 365 कर दो, बस बात खत्म। तो आपका आ जाएगा कि कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग है आपका, है ना, क्योंकि 365 डेज में आप इतना परसेंट कमा रहे हो, तो इसमें कितना कमाओगे, तो डिवाइड बाय 9.66 इंटू 365, क्या क्या 95 डेज, तो 95 डेज आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, सिंपल सी बात है। तो ये तो आपका लॉजिक है। तो अब आपको अगर पूछे यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछना चाहे आपसे कि बताओ किस दिन इन्वेस्टमेंट किया था, तो 31 मार्च से 95 डेज माइनस कर दो, 31 मार्च से 95 डेज माइनस करेंगे तो आपका ओरिजिनल डेट आ जाएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में डीएस भी पूछते हैं और ओरिजिनल डेट भी पूछते हैं, तो इसका लॉजिक तो मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए मैथ्स की तरह, पर फिर भी एग्जाम पर्पज के लिए अब ये ध्यान में रख लो, एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान में रख लो, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालते हैं, यानी डेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकालते हैं। होल्डिंग पीरियड में आपने कितना कमाया, जैसे यहां पर हमने कमाया था 2.5146%, डिवाइड पे पूरे साल भर में 9.66% इंटू 365 करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका आ जा रहा है, डेट इज 95 डेज। उस हिसाब से आप बैक करके कर सकते हो। तो मैंने ये वाला इस प्रकार का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छे से करवा दिया, ये तो क्विक रिवीजन है, तो इसी प्रकार से मैं आपको कराऊंगा, इससे ज्यादा स्लो में अभी नहीं करा सकता, डिटेल्ड रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है डिस्कस करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो मैंने ये प्रेजेंटेशन किया था, कुछ वो एनएबी जो हम निकालते हैं उसमें कैश बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये करना है हमें। ये क्वेश्चन नंबर 23 मेरे ख्याल से आप आराम से कर लोगे। ये करवा दूं क्या? देखो करवा देता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड, इसमें एक दो बात बताने का भी जहां पर आप गलती कर सकते हो। म्यूचुअल फंड ने 10 लाख यूनिट्स इशू किया 10 रुपीज करके, कोई एंट्री लोड वगैरह नहीं है। 50,000 इक्विटी शेयर्स आपने 100 रुपीज का 160 करके आपने खरीदा, 80 लाख का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सब इन्वेस्टमेंट किया, 98 लाख इन्वेस्टमेंट किया है। तो 10 लाख यूनिट्स अपने 10 रुपीज करके अगर इशू किया है, यानी आपके पास 1 करोड़ रुपीज आया। उस 1 करोड़ में से 98 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 2 लाख आपके पास कैश बैलेंस है। 12 लाख का आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है और इंटरेस्ट सभी टाइप के सिक्योरिटीज में रिसीव हुआ, और जब जब ड्यू हुआ रिसीव हुआ आपका। तो हम ये मानते हैं कि बिगिनिंग से एंड आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर है। तो 8 लाख का 7% यानी 56,000 आपको यहाँ इंटरेस्ट मिला है। 5 लाख का 9% यानी 45,000 इंटरेस्ट आपको यहाँ मिला है। 5 लाख का 10% यानी 50,000 का इंटरेस्ट आपको यहाँ मिला है। तो यहाँ पर 50 यानी 1,51,000 का इंटरेस्ट आपको तीनों में मिला, और डिविडेंड तो आपको एक 12 लाख मिला ही है। यानी देखा जाए तो 13,51,000 का इनकम टोटल आ रहा है। 12 लाख और 1,51,000 डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला के इतना इनकम आ रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर देखो यहां पर ध्यान रखना, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर आर कोटेड एट 175% एंड 90% रेस्पेक्टिवली ऑफ फेस वैल्यू। क्वेश्चन पूरा ढंग से बहुत जरूरी है। जो फेस वैल्यू का 175% में कोटेड है, ये नहीं बोला कि प्रीमियम में है। अगर प्रीमियम में होता तो जो वैल्यू है उसमें हम प्लस कर देते। कोट इतना में मतलब फेस वैल्यू में 175% कोट है। बच्चे क्या गलती करेंगे, वो सीधा इस पे 175% लगा देंगे तो गलती हो जाए। इस पे 175% नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू का 175% है। 50,000 इंटू 100 यानी 50 लाख का 175% पे कोटेड है। ये देखो 50 लाख, इसका 175% लेना पड़ेगा हमें, यानी 87,50,000। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 87,50,000 होगी, है ना। और फिर इन्होंने बोला कि जो 10% डिवेंचर ये वाला 90% में, मतलब ये 4,50,000, और ये वाला मान लेंगे 8 लाख का 8 लाख की रहेगा, ये 5 लाख का 5 लाख की रहेगा, मान लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसके अलावा कैश बैलेंस आपका कितना था? 2 लाख रुपीज का कैश बैलेंस था। 13,51,000 और मिला, तो 2 लाख पहले से था। 13,51,000 आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट से कमाई हुआ, और इसके अलावा आपने क्या कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है ड्यूरिंग द ईयर? 5 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आपने पे किया ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अगर 5 लाख आपने पे किया तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैश कम करेगा। तो कैश आपका कितना हो जाएगा? 10,51,000 का आपका कैश बैलेंस आ जाएगा। तो एनएवी निकालना बहुत ही आसान हुआ। कैश ले लिया हमने बैलेंस, सारे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू ले लिया हमने, और इसके अलावा क्या इन्होंने कोई लाइबिलिटी का जिक्र किया? यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी का यहाँ पर जिक्र नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। यस, तो कोई लाइबिलिटी आएगी नहीं यहाँ पर आपका। तो अब देखो यहाँ पर आपका 10,51,000 का कैश हमने निकाला, इन्वेस्टमेंट चारों का मिला के ये रहा, कोई अदर एसेट्स या लाइबिलिटी है नहीं, तो टोटल एनएवी ये दोनों मिला के हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के एनएवी पर यूनिट आ गया। अब एनएवी पर यूनिट आए 11.55, है ना। और इन्होंने बोला कि 0.80 डिविडेंड दे दिया पर यूनिट। तो पर यूनिट हमारे पास एनएवी 11.55, अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो इसी में से तो दिया जाएगा। तो 11.55 में से 0.80 माइनस कर दो, आपका रिवाइज एनएवी आ जाएगा। इन्होंने पूछा कि डिविडेंड देने के बाद कितना एनएवी बचेगा, तो वो रिवाइज्ड एनएवी हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 मेरे ख्याल से दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, दूसरे क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है वो आपको बता दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कराता हूँ फटाफट से अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, और यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एनएवी निकालने को बोला, पर यूनिट बेसिस में आपको एनएवी निकालना है। लिस्टेड शेयर्स दिए हुए कॉस्ट में, तो शेयर्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है। कैश इन हैंड दिया हुआ 1.23 का, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट 4.3 का है। ऑफ दिस बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड, कितने का? 1 का। मतलब हमें ये पता चल गया कि लिस्टेड बॉन्ड जो है वो कितने का है। अगर नॉट लिस्टेड 1 का है तो लिस्टेड 3.3 का हो गया, है ना। और नॉट लिस्टेड वाले कितने के? 1 के क्वेश्चन ने बताया, बोला कि 4.3 में से 1 का नॉट लिस्टेड है, मतलब 3.3 का लिस्टेड है। फिर अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज कॉस्ट में 4.5 है। डिविडेंड एक्रूड मतलब रिसीवेबल, डिविडेंड मिलना है ना, मिला नहीं है, डिक्लेयर हुआ, मिला नहीं है। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, ये लाइबिलिटी हो गया। एक्सपेंडिचर एक्रूड, ये भी लाइबिलिटी हो गया। नंबर ऑफ यूनिट्स 20 लाख है।
करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज 106.50 है। तो ये जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है ना, ये है ना, तो इसमें बोला है कि 100 का फेस वैल्यू जो 106.5 का आज उसकी मार्केट वैल्यू है, तो 4.5 का कितना होगा, 4.5 इंटू 1.065 कर दो, अब आ जाएगा। यानी 100 का 106.5 है तो 4.5 कितना होगा, या फिर आप 4.5 इंटू 106.5 बाई 100 भी करके आप निकाल सकते हो, यहाँ पर मार्केट वैल्यू आ जाएगा। बट नीचे अगर आप एक लाइन देखोगे, ये लाइन अगर एग्जाम में दिया हुआ ना रहे तब तो आप ऐसे करोगे, अगर ये लाइन लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, आप 4.5 में इंटू 106.5 बाय 100 करते हैं, आप मार्केट वैल्यू में आप इसको लिखते हैं। जबकि इन्होंने चला के बोला है कि कॉस्ट में रखा जाएगा अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज को, तो हम इसको कॉस्ट में रखेंगे। क्वेश्चन जब बोल दे तो क्वेश्चन को थोड़े ना ओवर करेंगे, हम इसको कॉस्ट में ही रखेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर। फिर बोला कि 20% डिमिन्यूशन हो रहा है अनलिस्टेड बॉन्ड्स में, तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स ये वाला है, इसका 20% डिमिनिशन हो रहा है, मतलब ये 0.8 का होगा आपका। और लिस्टेड के बारे में क्या पता, हमें बताएगा, रुक जाओ, देखो लिस्टेड बता दिए 8 है, लिस्टेड बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 8 है, तो ये 3.3 की जगह हम 8 लेंगे यहाँ पर। तो लिस्टेड वाला हम 8 लेंगे और नॉट लिस्टेड वाला हम 0.8 लेंगे। फिर इन्होंने बोल दिया लिस्टेड शेयर जो है, जो शेयर्स हैं आपके, वो जब खरीदा था तब उसका इंडेक्स 1000 था, बट अभी उसका इंडेक्स 2300 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं जो 20 करोड़ का भी बॉन्ड है डिवाइड बाय 1000 करेंगे और अभी का 2300 है, मतलब आप ये समझ सकते हो 2.3%, 2.3 टाइम्स हो चुका है आपका। तो आप ऐसे करो या फिर इंटू 2.3 कर दो डायरेक्टली, तो आपका ये आ जाएगा 46 करोड़, है ना। तो आराम से सारा चीज आ ही रहा हमारा, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। मैं इसको रफली एक बार यहाँ पर कर दे रहा हूँ एनएवी निकालने के लिए। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तुम लेंगे 1.23 का, कैश कहीं पर कुछ पेमेंट हो रहा है क्या, कहीं पर कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा है कैश का, तो कैश 1.23 का 1.23 रहेगा। फिर आपका इन्वेस्टमेंट 46 करोड़ का शेयर्स में है, और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स लिस्टेड वाला 8 का है, नॉट लिस्टेड वाला 0.8 का है, हमने ले लिया। फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज हम 4.5 का ही रखेंगे, कॉस्ट में क्वेश्चन ने बोला है। फिर डिविडेंड रिसीवेबल जो है वो 0.8 का है, और लाइबिलिटी दो है, -6.32 -0.75, ये हमने करा, बस बात खत्म। तो टोटल जो एनएवी आएगा उसको डिवाइड बाय 20 लाख कर देंगे, तो ये जो आप इक्वल से टोटल आएगा आप उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो आप, तो वही तो चीज यहाँ पर हो रहा है। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये नहीं था, रुक जाओ, ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1.23। इन्वेस्टमेंट को मैंने देखो अलग से प्रेजेंटेशन प्रॉपरली किया था क्लास में, कैश इन हैंड अलग से रखा, सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट जो ये सारा रखा, अदर एसेट्स में डिविडेंड एक्रूड, लाइबिलिटीज में अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स और एक्सपेंडिचर एक्रूड, इस तरीके से पूरा ब्रेकअप रखा और टोटल एनएवी निकाला डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद खत्म। तो कितने अच्छे से हमने क्लास में तो किया था, बट अभी अगर आपने क्लास नहीं भी किया हुआ है, आपने खुद पढ़ा है कहीं और से पढ़ा है, तो भी आप आराम से आप समझ गए होंगे कि कैसे करना। बस ये ध्यान रखना ये 4.5 में ही रखोगे आप, एट कॉस्ट में रखने को बोला इसलिए। अब इसका वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपका बस यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, इतना का पे किया है, पेबल नहीं पे किया है, तो मैं मानेंगे कि कैश इन हैंड जो ये एज्यूम करेंगे ईयर एंड का, और इसमें से ये ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आपने पे कर दिया तो कैश से माइनस हो गया होगा। पेबल लिखा हुआ रहता तो हम लाइबिलिटी मानती, तो पेड हो चुका है, मतलब कैश से मानेंगे, एज्यूम करेंगे ऑलरेडी रिड्यूस हुआ हुआ है, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज कॉस्ट में 9.75 का है, जिसकी करंट रियलाइजेबल वैल्यू बताया हुआ कि 100 का 96.5 है, तो 9.75 का 96.5% ले लो, 9.40875, 9.41 हो जाएगा, यानी 9.409 लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं बोला कॉस्ट में लो, तो पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने चला के बोला कॉस्ट में लो, इसलिए हम कॉस्ट में ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम इसकी मार्केट वैल्यू ही पकड़ रहे हैं ऐसे भी। तो आई थिंक ये वाला भी पूरा एकदम अच्छे से क्लियर है, यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है एकदम अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे से मैं आपको कराऊंगा, और इसके अलावा बाकी 17 तो सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, और रिवर्स एनएवी हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग एनएवी, वो वाला भी क्वेश्चन हम करेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से। तो सबसे पहले तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आराम से हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर एकदम आराम से हो जाएगा, फटाफट करा दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आगे नवंबर 24 में आया हुआ भी एक ऐसा क्वेश्चन, आगे रिपीट भी हो सकता है, आगे फिर आ सकता है। देखो 1 जुलाई डेट वगैरह इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2012 को इन्वेस्ट किया गया 1 लाख रुपीज। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। 31 मार्च 2013 को यानी ईयर एंड में 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। और उस वक्त मिस्टर एक्स ने कैलकुलेट किया कि इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 115%। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या पता है? जितना पीरियड आपने होल्ड किया उतने पीरियड का 115% है, एनुअल नहीं है ये। होल्डिंग पीरियड मतलब जुलाई से लेके मार्च के बीच में कितना 9 मंथ्स होता है ना, ये 9 मंथ्स का रिटर्न है। वो अगर यहाँ पर होल्डिंग की जगह पे एनुअलाइज रिटर्न होता तो मानते ही पूरे साल भर का। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ कि एनुअलाइज यील्ड 153% है। तो 153.33% ये एक साल का है। अगर जुलाई में इन्वेस्टमेंट किया तो 31 मार्च तक 9 महीना होता है, तो यहां पर आपको 9/12 लगाना पड़ेगा। तो 153.33 में 9/12 लगाओ, यानी 115% आएगा ये। तो समझ रहे हो? और यहां पर इन्होंने एनुअलाइज दिया तो हम होल्डिंग पीरियड का हम पता करेंगे। बट इस क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने सीधा आपको होल्डिंग पीरियड दिया हुआ 115%। तो ये गलती मत करना। एनुअलाइज होगा तो टाइम पीरियड 9/12 लगाओगे, होल्डिंग होगा तो उतना ही पीरियड का, फिर आपको 9/12 लगाने की जरूरत नहीं है। 115% आपका है 2013 के एंड में। तो हमें साफ ही यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको रफ में भी कराऊँ ना, मैं बोलूंगा आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, 9 महीने में आपने 115% का रिटर्न कमाया, तो एंड में कितना हो गया? 2,15,000 हो गया। 2,15,000 एंड में हो गया। अब म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10%, ऑब्वियस सी बात है फेस वैल्यू में दिया जाएगा। और 10 रुपीज के हिसाब से 10,000 यूनिट था, तो 1 लाख का फेस वैल्यू हुआ। 10,000 यूनिट स्टार्टिंग में था देखा जाए तो, क्योंकि 1 लाख इन्वेस्ट किया 10 रुपए के फेस वैल्यू में, तो 10,000 यूनिट्स खरीदा। तो आपका 1 लाख का फेस वैल्यू में 10%। डिविडेंड यील्ड लिखा हुआ नहीं है। डिविडेंड यील्ड होता तो मार्केट वैल्यू में हम लेते हैं, मार्केट वैल्यू तो दिया हुआ भी नहीं यहाँ पर। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में लगता है और कोई टाइम पीरियड भी नहीं लगता। डिविडेंड यील्ड में फिर भी टाइम पीरियड लगता है, वो डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका डिविडेंड जो है 10% दिया गया 1 लाख पे, यानी 10,000 का डिविडेंड दिया गया। तो जब कंपनी 10,000 का डिविडेंड देगी तो उसका एनएवी गिरेगा। तो उसका एनएवी फिर कितना हो जाएगा? 2,05,000 का एनएवी हो जाएगा। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000 यूनिट्स है। तो एनएवी पर यूनिट कितना आ जाएगा? 20.50 का एनएवी पर यूनिट आ गया। तो पहले वाला तो हमने निकाल ही लिया 20.50, उसमें आई थिंक आपको कोई आपत्ति नहीं है। ये देखो 20.50 आपने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होता है, जो डिविडेंड होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, अपने यहाँ पे डिविडेंड जो है री इन्वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ का क्लैरिटी भी आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने 10,000 यूनिट्स खरीदा था और अंत में जाके 2 साल या 3 साल के बाद इतना यूनिट हो जा रहा है, तो वो अपने आप नहीं होगा, आपने खरीदा है। तो अब देखो यहाँ पर जो खरीदा, कैसे खरीदा भी नहीं है, खरीदा भी मत बोलो, जो डिविडेंड का पैसा उसको री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर हम मानेंगे कि चलो एनएवी तो 20.50 हो गया। अब जो 10,000 का जो ये डिविडेंड था वो री इन्वेस्ट होगा किस रेट में? जो आज का एनएवी है 20.5 आपने निकाला है, तो इसमें री इन्वेस्ट होगा। तो 10,000 डिवाइड बाई 20.50 करोगे तो ये आई थिंक 487.80 यूनिट्स आएगा। तो अब जो यूनिट है वो 1 लाख 10,000 प्लस 487.80 हो जाएगा, यानी 10487.80 यूनिट्स हो चुका है। अब इतना यूनिट है और एनएवी है 20.50, ये ध्यान रखना। और इतने यूनिट है, अब 10,000 यूनिट्स नहीं है, रीइन्वेस्ट करने के बाद इतने यूनिट हो गए। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? अगले साल 31 मार्च 2014 को म्यूचुअल फंड ने फिर से 20% डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड अमाउंट कितना होगा? 20% डिविडेंड दिया है अगर, तो डिविडेंड अमाउंट कितना होगा? अब इतना यूनिट है, इसमें 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो इतना 104,878 इतना रुपया टोटल हो गया। इस पे आपका 20% डिविडेंड दिया जाएगा। तो आपका 104,878 इंटू 10 ये फेस वैल्यू हो गया। इस पे 20% डिविडेंड यानी 20975.6 आपका डिविडेंड है। तो ये डिविडेंड को भी तो क्या किया जाएगा? री इन्वेस्ट किया जाएगा, है ना? और उससे एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे। तो किस एनएवी में री इन्वेस्ट किया जाएगा ये नहीं बोला इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये बोला कि उसके नेक्स्ट ईयर इसके पास इतना जो यूनिट था वो सारा यूनिट इसने एक्यूमुलेट करके रिडीम कर लिया, मतलब इन्वेस्टर ने बेच दी। तो इसका मतलब, और देखो इसके बाद आगे फर्दर कोई डिविडेंड नहीं दिया गया। तो हमें इससे पता चल जा रहा है कि ये जो आपका पहले यूनिट 10487.80 था, अब ये 11,296.11 अपने आप तो नहीं हुआ,
मतलब इससे एक्स्ट्रा यूनिट खरीदा गया डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके, तो कितना आएगा 11296.11 माइनस 10487.8, मतलब 808.31 एडिशनल यूनिट खरीदा गया इस अमाउंट से, है ना, इस अमाउंट से खरीदा गया है। तो क्योंकि इसके बाद कोई डिविडेंड है नहीं, तो ये डिविडेंड का अमाउंट से आपने जो बैलेंस यूनिट बढ़ा है 80831 वो आपने खरीदा है। तो अब इससे आप निकाल लो कितना किस रेट पे खरीदा, हुई एनएवी है, क्योंकि एनएवी के रेट पे तो अब डिविडेंड को री इन्वेस्ट करोगे। तो हमने डिविडेंड अमाउंट को क्या किया, हमने यूनिट्स जो एडिशनल यूनिट्स है उससे डिवाइड करके एनएवी पता कर लिया 25.95। तो अगले साल का आपका एनएवी, पहले साल का 20.50 आया था, अगले साल का 25.95 का एनएवी है। अब लास्ट में बचता है 31 मार्च 2015, लास्ट ईयर में बोला कि इसने इसका ओवरऑल पूरा होल्डिंग पीरियड का इतना रिटर्न है 202.17%। अब देखो बीच में इसको कोई डिविडेंड मिला नहीं है, घर कुछ लेके नहीं गया, क्योंकि जो डिविडेंड था वो भी री इन्वेस्ट हो गया। तो इसका ओवरऑल पूरा होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 साल 9 महीना, 2 years and 9 months का इसका आप चेक कर लो। 1 जुलाई 2012 से 31 मार्च 2015 तक होता है 2 years and 9 months। तो उस पर इसने इतना कमाया, कितना 1 लाख पे, यानी 1 लाख जो इसके पास अमाउंट था स्टार्टिंग में, उस पर 202.17% इसकी टोटल कमाई है होल्डिंग पीरियड की, यानी उसका टोटल पैसा इतना हो गया। तो उसका जो टोटल 1 लाख रुपीज था वो अब बन चुका 302170 बन चुका है, पूरे 2 साल 9 महीने का में इतना इसका बन चुका है। तो ये अमाउंट इसने कमाया है, देखा जाए तो इतना इसने कमाया है आपका 9 मंथ्स में। तो इसका टोटल एनएवी आज का इतना है, और इसका यूनिट्स कितना है टोटल 11296.11 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो आ गया आपका एनएवी। क्योंकि हमने ये देखा कि एंड में इसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है सारी कमाई लेके, तो सारी कमाई लेके इसका टोटल एनएवी बन रहा 302170, और आज के डेट में यूनिट इतना है, तो डिवाइड किया तो 26.75 इसका आ चुका क्या एनएवी पर यूनिट अगले साल का। तो यही चीजें जो मैंने यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट करके कराया था, है ना, 2,05,000 डिवाइड बाई 10,000 20.50 आया। फिर हमने इतना एडिशनल यूनिट हमें मिला री इन्वेस्टमेंट करने पर, जो डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया, तो आफ्टर री इन्वेस्टमेंट टोटल यूनिट इतना हो गया। अब नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इतना पे किया गया, इसको री इन्वेस्ट किया जाएगा कितना, जितना एडिशनल यूनिट है इस इतना मिला। तो इससे आपको यहाँ पर तो सब कुछ मैंने लिखा, यहाँ पर 25.95 है, फिर अगले साल आपका टोटल मार्केट वैल्यू इतना हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, नंबर ऑफ यूनिट्स इतना है, तो एनएवी पर यूनिट आ गया, आराम से अच्छे से करवाया हुआ है। एंड आई होप आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गया, है ना। इस क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करना, एक तो पहले जो बताया था डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। और इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, पर वो भी आराम से इजी मैनेजेबल क्वेश्चन था, जो नवंबर 24 में पूछा गया था। वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आराम से करेक्ट करने वाला क्वेश्चन था वो भी। अभी वो फिर निकालना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं तो मैं अभी वो भी बता देता, बट एकदम थोड़ा सा भी दिमाग लगाने से वो इजीली क्रैक होता है वो क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हम डिस्कस करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद जो ओपनिंग एनएबी वाला है वो भी मुझे डिस्कस कराना है आपको अच्छे से, और एक हाँ साप रेशियो ट्रेनर रेशियो वाला भी एक क्वेश्चन है, डी म्यूचुअल फंड वाला। ये 2-3 बस चीज़ें डिस्कस कराना है, फिर आपको 1-2 टॉपिक साइड पॉकेटिंग और वो कराना है ट्रैकिंग एरर, बस हो जाएगा फिर। चलिए तो ये वाला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखते हैं 17 नहीं था, सॉरी 17 नहीं था 21। तो 21 भी आराम से होने वाला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे दिखने में टफ लगता है पर है नहीं आपका ये क्वेश्चन। सन मून म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, एंड जिसमें 3 प्लान है। प्लान ए जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, और प्लान बी जो है बोनस प्लान है, प्लान सी ग्रोथ प्लान है। ग्रोथ प्लान में तो कुछ है नहीं करने को, बट सिंपल क्वेश्चन है। अब बोला कि इनिशियल पब्लिक ऑफर हुआ था 1/4/1999 को, मिस्टर आनंद, मिस्टर बच्चन, मिस्टर चारू ने प्लान बी सी और ए रेस्पेक्टिवली लिया था और 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था। हम क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले डिविडेंड प्लान की बात करेंगे। डिविडेंड प्लान किसने लिया था, प्लान ए डिविडेंड प्लान है ना, और वो लिया है मिसेस चारू ने। तो डिविडेंड प्लान के बारे में बात करेंगे। वो बोला कि 31 जुलाई को यानी 2009 को सभी इन्वेस्टर ने अपने सारे यूनिट जो है वो रिडीम कर लिए। तो अब यहाँ पर आप देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर 1 लाख रुपीस अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है इनिशियल पब्लिक ऑफर में, तो मानेंगे कि 10 रुपये का जो फेस वैल्यू है उसी में आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर में स्टार्ट हुआ होगा, 10 रुपये के फेस वैल्यू में लोगों ने लिया होगा।
क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफर में फेस वैल्यू रहेगा और उसकी फेस वैल्यू हम 10 रुपये मान ले रहे हैं। तो उस हिसाब से 10,000 यूनिट जो है वो सभी ने 1 लाख डिवाइड बाई 10 अगर हम करेंगे तो 10,000 यूनिट्स देखा जाए तो लिया गया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज हुआ है 10,000 यूनिट्स, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान की हम बात कर रहे हैं। तो 10,000 यूनिट्स टोटल यूनिट्स आपके पास है। अब क्या हुआ, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में जब जब डिविडेंड मिलेगा तब तक वो री इन्वेस्ट होगा उस दिन के एनएवी में। तो 1 लाख का 20% यानी 20,000 का डिविडेंड मिला है और वो 20,000 का डिविडेंड उस डेट के एनएवी में री इन्वेस्ट होगा। तो 20,000 डिवाइड बाई 30.70 करेंगे तो एडिशनल यूनिट आ जाएगा। ये देखो 20,000 डिवाइड बाई 30.70 करेंगे तो इतना यूनिट आएगा। तो अब कुल मिला के हमारा इतना यूनिट हो चुका है। चलो इतना यूनिट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें 70% डिविडेंड मिला है। तो 70% जो डिविडेंड हमें मिला वो किस पे मिलेगा, इतने यूनिट पे इंटू फेज वैल्यू 10 लगाना पड़ेगा। तो 10651.47 इंटू 10 लगाओ, ये फेज वैल्यू हो जाएगा। उस पे 70% करोगे तो ये अमाउंट आएगा, इतना डिविडेंड मिला है। अब इस डिविडेंड को आप क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे 58.42 में। तो आपको इतना यूनिट मिल जाएगा, टोटल यूनिट आपके पास इतना हो जाएगा। अब टोटल यूनिट इतना है, इंटू 10 करेंगे तो फेस वैल्यू आ जाएगा इसका, फिर फेस वैल्यू का 40%। हर बार 10,000 1 लाख का फेस वैल्यू का मत कर देना। डिविडेंड री इन्वेस्ट करोगे तो यूनिट बढ़ेगा, यूनिट बढ़ेगा तो यूनिट इंटू 10 करना पड़ेगा, वो फेस वैल्यू में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो उस हिसाब से आपके इस यूनिट में नेक्स्ट टाइम इस यूनिट पे इंटू 10 करके इंटू 40% जो डिविडेंड है वो आपको इतना मिलेगा। फिर उसको उस टाइम के एनएवी में हम क्या करेंगे, उस टाइम का एनएवी जो है 42.18 उस पे करेंगे। फिर नेक्स्ट जो मिलेगा 25% डिविडेंड आपका, जो टोटल यूनिट्स इंटू 10 करके उस पे आप उस 25% आपको डिविडेंड मिलेगा और इस एनएवी में आप री इन्वेस्ट करोगे। फिर वापस यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर वापस 40% मिला तो उसको भी 48.10 में री इन्वेस्ट करोगे। ऐसे करते करते आपके पास टोटल इतना यूनिट आ जाए, टोटल इतना यूनिट आपके पास हो गया आखिर में, क्योंकि डिविडेंड मिला री इन्वेस्ट करते गए, डिविडेंड मिला री इन्वेस्ट करते गए। तो अब इतना यूनिट आपके पास है। अब क्या करोगे, अब 31 जुलाई को इन्वेस्टर क्या करेगा, रिडीम करेगा सारा बैलेंस यूनिट, और 31 जुलाई को एनएवी कितना है 53.75। तो आप क्या करोगे, ये 14,906.16 जो है ना, आप इसको 53.75 में बेच दोगे। तो इन्वेस्टर जो है वो इस मतलब जो ये इतना यूनिट को 53.75 में बेचेगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 10% का इनकम टैक्स है। ये लाइन ध्यान देना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी 2% का लग जाएगा ओनली ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ यूनिट। सिर्फ सेल के टाइम पे 0.2% का ट्रांजेक्शन टैक्स लग जाएगा और एजुकेशन टैक्स इग्नोर करना है। तो यहाँ पर आप देखो 0.2% आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो पूरा ट्रांजेक्शन अमाउंट पे लगेगा। तो ये जो अमाउंट आपको बेचने पर मिलेगा यूनिट्स इंटू उस टाइम का एनएवी, इस पे 0.2% तो सबसे पहले सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आप दे दो। तो नेट अमाउंट आपके पास इतना आएगा माइनस करने पर। अब आपको एस टी सी जी भी देना है, एल टी सी जी और एस टी सी जी। एल टी सी जी तो बोला एग्जाम्प्ट है, एस टी सी जी 10% देना है। एस टी सी जी कब लगता है, जब कोई ऐसा यूनिट है जो आपका 1 ईयर पुराना नहीं हुआ है, 1 ईयर के अंदर ही अगर आप बेच रहे हो तो उस पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो कौन सा यूनिट पे मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, देखो जो आपने 31 मार्च 2008 को, सॉरी 31 मार्च 2008 को अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता तो भी आप उसको कंसिडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि 31 मार्च 2009 तक तो वो 1 साल हो चुका रहता। हम 31 जुलाई 2009 को बेच रहे हैं तो उससे 1 साल तक क्या होता है, 31 जुलाई 2008 से पहले अगर कुछ है तो वो नहीं आएगा, वो तो आपका एलटीसीजी में चला जाएगा। लेकिन 1 साल के अंदर ये है 24 मार्च 2009 को जो आपको 40% डिविडेंड मिला है ना, और उस पे आपने कितना यूनिट्स इकट्ठा किया, ये वाला। तो ये जो यूनिट्स हैं इस पे आपका क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा शॉर्ट टर्म। तो ये यूनिट हम मानेंगे इस रेट पे री इन्वेस्ट करेंगे तो मानेंगे ये आपका बाइंग प्राइस है, और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो तो 53.75 है ही। तो हम ये बोलेंगे 11,144.43 यूनिट पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, वो भी कितना लगेगा, 10% का लगेगा। तो 10% लगेगा आपका डिफरेंस अमाउंट पे, इनकम अमाउंट पे। तो 48.10 आपका बाइंग प्राइस है और 53.75 आपका सेलिंग प्राइस है। आप बोलोगे यहाँ तो 53.64 लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं रियलिटी में जो आपका कैपिटल गेन लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो पूरा ग्रॉस अमाउंट पे लगता है जिसमें आप बेचते हो।
जो नेट अमाउंट, ये तो नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट आ रहा है आफ्टर रिड्यूसिंग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, पर इसका बेनिफिट मिलता नहीं। और आईसीआई ने किया वैसे ही है जैसे मैंने किया, इन्होंने किया वैसे 53.64 लिया, लेकिन इन्होंने नीचे लिखा है, नीचे इन्होंने लिखा है ऑल्टरनेटिवली आप एसटीटी का डिडक्शन बिना करे भी आप करो तो ज़्यादा बेहतर, इन्होंने ऐसा लिखा है। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है क्योंकि आईसीआई ने नोट भी दिया है। बट मेरा मानना ये, मैंने फिर भी आईसीआई के हिसाब से किया है, पर मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पर 53.75 के हिसाब से ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आईसीआई ने नोट पे भी डाला है। तो यहाँ पर आप जब एस निकालते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो बस ये ध्यान रखना, बाइंग प्राइस तो ये 48.10 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस भी पूरा ग्रॉस वाला लोगे 53.75, उस पर एस माइनस किया हुआ आईसीआई ने लिया, हम नहीं लेंगे, तो ये आप मत लेना, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जो आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा वो कैपिटल गेन है, उस पर 10%। एग्जाम में आप ये गलती करोगे पक्का, यहाँ पर तो आप गलती करोगे, यहाँ तो गलती करने का पूरा चांस है। क्या गलती करोगे आप? यूनिट्स भी सही लिख दोगे, ये दोनों डिफरेंस भी सही लिख दोगे, ये 10% लगाना भूल जाओगे, यहाँ गलती करोगे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप गलती मत करना। 10% लगाओगे तब कैपिटल गेन आएगा, ये आपका टैक्स है, कैपिटल गेन आपको नहीं देना, उसका टैक्स देना है 10% आपको। तो यहाँ गलती नहीं करोगे तो आपका आराम से कोई प्रॉब्लम और कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसटीटी माइनस करना, फिर एसटीसीजी माइनस कर देना, तो आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। और आपने इनिशियली 1 लाख में खरीदा था तो आपका प्रॉफिट आ गया, तो आपने प्रॉफिट ये कमाया 689 कमाया, कितना लगा कि 1 लाख लगा कि इंटू 100, इससे पूरा रिटर्न आ जाएगा, पूरा होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आ जाएगा। हम तो जनरली पर एनम बताते हैं, तो पूरा होल्डिंग पीरियड हमारा कितना वो देख लेते हैं। देखो पूरा होल्डिंग पीरियड कितना है, आपने 1 अप्रैल, यस 1 अप्रैल 99 को आपने खरीदा, और आज 31 जुलाई 99 है, मतलब देखा जाए तो 10 ईयर्स 4 मंथ्स हो गया। 10 ईयर्स 4 मंथ्स यानी 12 महीना होता है एक साल में, 124 मंथ्स हो गया टोटल। तो ये जो रिटर्न आएगा वो 124 मंथ्स का आएगा, तो डिवाइड बाई 124 मंथ्स कर दो, इंटू 12 मंथ्स कर दो, आपका एक साल का आ गया, है ना। तो उस हिसाब से आपने एक साल का पर एनम 67.64% आपने निकाल लिया यहाँ पर। तो ये मैंने देखो लिखा हुआ भी, माई रिकमेंडेशन फॉर एग्जाम, मैंने कहा ना कि 53.75 में आपको ग्रॉस अमाउंट लेके आपको करना चाहिए, मैंने बताया भी था क्लास में भी। तो ये आपने पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ही आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है ये वाला पार्ट फटाफट से, अगर हो पाए तो। आप समझ गए ना, जो आपका यूनिट्स होगा टोटल यूनिट्स, उस पर इंटू 10 लगाओगे हर बार, और इंटू परसेंटेज करोगे डिविडेंड का, तब आपका ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड आएगा, और एनएवी से डिवाइड करके एडिशनल यूनिट आएगा। तो टोटल यूनिट से आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, एसटीटी माइनस करोगे, एसटीसीजी माइनस करोगे, 10% लगाना मत भूलना, आपका फिर प्रॉफिट आएगा, फिर आप रिटर्न निकालोगे पर एनम में, और कुछ भी नहीं यहाँ पर। बोनस प्लान में तो सिंपल है, बोनस प्लान में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो आपका पहले 10,000 यूनिट था, अब बोनस यहाँ पर क्या बोला, 5:4, 4 के बदले 5 दे रहे हैं, तो 10,000 के बदले कितना देगा, 12,500। 10,000 इंटू 5/4 कर लो आप, तो 12,500 आ जाएगा, तो हो गया 22,500। फिर आपका कितना दिया जा रहा है, 1:3, 3 के बदले 1, है ना। तो ये आप 3 के बदले यानी 1/3 कर लो, तो इंटू 1/3 करेंगे तो इतना आ गया एडिशनल, तो इतना आपका हो गया। फिर उस 30,000 में कितना दिया जा रहा है बोनस, 1/4, तो ये तो कुछ है ही नहीं, आराम से इंटू 1/4 क्या आपका आ गया। मतलब जो आपका बोनस दिया जा रहा है वो मल्टीप्लाई किया हमारा आ चुका, पहले 5/4 था, 1/3 था, 1/4 था, कुल मिला के हमारा 37,500 यूनिट्स हो गया। और उसको अब हम बेचेंगे 22.98 पे, उस दिन के एनएवी पे। तो हमारा टोटल रिडम्सन अमाउंट इतना आ जाएगा, माइनस क्या करोगे आप, माइनस एसटीटी करना मत भूलना, एसटीटी माइनस करोगे 0.2%, और फिर एसटीसीजी भी माइनस करोगे। एसटीसीजी किस पे लगेगा, ये वाले पे, 24 मार्च वाले पे, ये वाला अब 2009 का 4-5 महीने हुए हैं, तो इस पे एसटीसीजी लगेगा। ये जो बोनस आपको मिला, कितना मिला इस पे, 75 मिनट यूनिट्स, ये एसटीसीजी लगेगा। तो 75 मिनट यूनिट्स जब बोनस मिला, तो उस वक्त आपका एनएवी कितना था, ये वाला 19.95 था, अब ये 22.98, तो 22.98, 19.95, यहाँ पर मैंने ये लिया, मैंने बोला ना ये भी 22.98 ही आना चाहिए, ठीक है। 22.93 हमने आफ्टर एसटीटी लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप 22.98 लोगे मेरे हिसाब से, एसटीटी माइनस करे बगैर, जो आएगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा आपका। यस, देख लो 22.98 माइनस 0.2% करोगे, 22.93 आ रहा है, वो नहीं लेना चाहिए, 22.98 लेना चाहिए। तो -19.95 इंटू 10% लगाना मत भूलना, तो एस टी सी जी माइनस करोगे,
नेट अमाउंट आएगा, फिर प्रॉफिट आया, फिर तो रिटर्न निकालना आपको आता ही है। ग्रोथ प्लान में तो बहुत ही सिंपल है, ग्रोथ प्लान में कुछ नहीं होना है। आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं, लास्ट में आप 82.07 में बेच दोगे आप, तो आपका 82.07 करके आप बेचोगे, इतना अमाउंट आया, एस टी टी माइनस करो, यहाँ पर कोई कैपिटल गेन होगा ही नहीं शॉर्ट टर्म, क्योंकि ड्यूरिंग ग्रोथ प्लान में आपको ना डिविडेंड मिल रहा है ना बोनस मिल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एस टी टी माइनस होगा, 0.2% नेट अमाउंट आया, प्रॉफिट निकल जाएगा, रिटर्न निकाल दो, बात खत्म। तो ग्रोथ प्लान तो एकदम सबसे सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना था, मैंने आपको इतना बताया। एक तो ये एसटीसीजी वाला ध्यान देना, और यहाँ पर मेरे नज़र में आपको पूरा ग्रॉस लेना चाहिए, ऐसे ने लिया पर नोट डाला है, तो ये बस ध्यान दोगे। बोनस में भी बस ये ध्यान देना आप, है ना, जो मैंने आपको बताया बोनस वाला में आप ये ध्यान देना, लास्ट वाले पे एसटीसीजी लगेगी, और यहाँ पर कुछ नहीं, बोनस से मल्टीप्लाई करके निकाले टोटल यूनिट्स कितना हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। अब एक और, एक क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर ही करा देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, मिस्टर ए बोलता है 16% कमा सकता है खुद से ही, अगर वो पैसा लगाए तो 16% कमा सकता है, मतलब वो 100 रुपीज़ लगाए तो 16 रुपीज़ वो कमा सकता है घर बैठे बैठे। नाउ वो एक म्यूचुअल फंड स्कीम देख रहा है जहां पर इनिशियल एक्सपेंस हो जाएगा 5.5%। तो अगर म्यूचुअल फंड में वो 100 रुपीज़ लगाएगा तो 5.5% आपका इनिशियल खर्चा लग जाएगा, और आपका बैलेंस बन जाएगा 94.15। ठीक है, और एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस भी वो 0.5%। देखो ये तो वन टाइम लगेगा, 5.5 शुरुआत में लग जाएगा ये, तो आपका बैलेंस ही हो गया 94.15। हाउ मच शुड द फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए रिटर्न ऑफ 16%। तो अब देखो मेरे पास, तो मैं तो 100 लेके आया, तो 100 में मुझे 16 रुपीज़ की कमाई चाहिए, मुझे 16 रुपीज़ की कमाई चाहिए। अब ये 16 रुपीज़ मुझे कमाना पड़ेगा 94.5 लगा के, क्योंकि मेरा इनिशियल एक्सपेंस की वजह से मेरा बैलेंस 100 रहेगा ही नहीं, मेरा बैलेंस हो जाएगा 94.5। तो 94.5 लगा के मुझे 16 कमाना है, तो कितना परसेंट रिटर्न चाहिए मुझे, 16 डिवाइड बाई 94.5 इंटू 100, यानी मुझे 16.93% कमाना पड़ेगा, तब जाके मेरा 16% अचीव होगा, ड्यू टू वट इनिशियल एक्सपेंसेस। तो 16.93% मुझे कमाना पड़ेगा, और ऊपर से जो एनुअल जो मैनेजमेंट एक्सपेंस वगैरह लगता है, एक्सपेंस रेशियो, तो 1.5% का वो भी खर्चा है, तो ये दोनों मिला दे 16.93% और 1.5%, यानी 18.43%। ये मिनिमम चाहिए आपको, मिनिमम म्यूचुअल फंड को कमा के देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ही कमा के दे, क्योंकि वो खुद से 16% कमा सकता है, तो मिनिमम 18.43% होना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर फटाफट से। और इसके अलावा बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन ये सब आप खुद से कर सकते हो, इसमें मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ खास। एंड अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे आर टी पी एम टी पी का, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको भी मैंने क्लास में ऑल्टरनेटिव तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से मैंने कराया था, एंड सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए थे। मैं आपको अभी एक एकदम सिंपलेस्ट एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक्स लेके बता दूंगा। आप एक्स लेके करते हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो चलिए हम आर टी पी एम टी पी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट से। ये ऐसे तो इसको मैं एकदम, मैंने एकदम सिंपलेस्ट बना के भी करा था, एक्स बिना भी एकदम सिंपलेस्ट तरीके से भी हो जाता है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो वो सिंपलेस्ट वाला तरीका भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर वही दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी आपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग एनएवी नहीं दिया इन्होंने, और इन्होंने एडिशनल डिटेल्स दिया जिससे आपका क्लोजिंग एनएवी आ जाएगा। जैसे इन्होंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट आपने 9,20,000 किया है, आपका एवरेज प्रॉफिट सालाना इतना है, तो टोटल साल कितने, 2015 को आपने इन्वेस्टमेंट किया, 2030 एंड है, मतलब 5 साल, हाँ 2020 मतलब 5 साल, तो 5 ईयर्स में आपने 2,774.8 इतना आपने कमाया, 2,774.8.6 एक साल में कमाया, इंटू 5 कर दो, मतलब इतना आपने टोटल कमाया, है ना, इतना आपने टोटल कमाया। इतना आपने कमाया, कितना लगा कि 9,20,000 लगा के, तो डिवाइड बाय 9,20,000 इंटू 100 कर दो, आपका रिटर्न आ जाएगा 15.08। इतना आपका, चलो वो रिटर्न हमें नहीं चाहिए, हम तो ये क्लोजिंग एन भी देखते हैं। तो आपका 9,20,000, 2,774.8.6 आपने एक साल में कमाया, तो 5 साल में इतना कमाया, और ये आपका कमाई है 5 सालों की। और ओपनिंग एन से अगर मैं प्लस कर दूँ इसमें, तो मेरा क्लोजिंग एन आ गया 1,05,8743। तो 1,05,8743 मेरा क्लोजिंग एनएवी होगा, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है। 5 साल का इंटू 5 कर तो 5 साल का प्रॉफिट, तो क्लोजिंग एनएवी आ गया। और क्लोजिंग आपका एनएवी पर यूनिट है कितना, 49। इसको मैं डिवाइड बाय 49 कर दूं, तो मेरा
नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा 21607। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स कब का, ओपनिंग की क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग यूनिट्स है, सिंपल सी बात है। क्योंकि क्लोजिंग एनएवी टोटल बाय क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट निकालूंगा तो क्लोजिंग यूनिट्स आएगा। तो 21607 आपका क्या है, क्लोजिंग यूनिट्स है। इससे मुझे निकालना पड़ेगा ओपनिंग यूनिट्स, और वंस मैं ओपनिंग यूनिट्स निकाल दूं तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को डिवाइड पे ओपनिंग यूनिट्स करूंगा तो ओपनिंग एनएवी आ जाएगा। तो क्लोजिंग यूनिट्स तो मुझे पता चल चुका है 21607 है। अब एक तो मैंने शॉर्टकट समझाया था क्लास में, जैसे कि आप देखो ये 12% अगर आपका है और फेस वैल्यू 10 है मान लो, तो इस पे 12% डिविडेंड मतलब 1.2 मिलेगा। 10 का 10% मतलब 1 का डिविडेंड है, 10 का 15% मतलब 1.5। तो ये जो डिविडेंड अमाउंट मिलेगा पर यूनिट, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन चला गया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है डिविडेंड मतलब क्या, मैं टोटल डिविडेंड नहीं निकाल रहा, मैं एक यूनिट का डिविडेंड निकाल रहा हूँ। हमें पता है एक यूनिट का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो डिविडेंड 12% ऑफ 10 यानी एक यूनिट पे 1.2 का डिविडेंड होगा। अब 10% मिलेगा तो 10 का 10% 1 होगा, 10 का 15% 1.5 होगा, यानी पर यूनिट इतना डिविडेंड होगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अभी तो डिटेल में बताने का तो समय है नहीं। तो एक शॉर्टकट क्या है कि आप एनएवी में ये डिविडेंड लगा दो तो ये 49.2 हो जाता है ये। क्योंकि डिविडेंड जो है ये 49.2 एनएवी हो जाएगा। ये 1 लगा देंगे तो 51 हो जाएगा, ये लगा देंगे तो 46.5 हो जाएगा। मैंने डिटेल में तो शायद ज़्यादा अच्छे से बताया था, या फिर क्लास में तो बहुत ही अच्छे से बताया था, बट अभी उतना समय नहीं है। एक शॉर्टकट मैं बस आपको दे रहा हूँ। अब आप क्या करो, नीचे से जाओ, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, नहीं तो क्लोजिंग यूनिट है। इंटू 45/46.5 ये कर लो, 45/46.5 इंटू 50/51 कर लो, इंटू 48/49.2 कर लो, आपका ओपनिंग यूनिट आ जाएगा। देख लेना 20,000 आपका आ जाएगा, आप चेक कर, मतलब इतना सिंपलेस्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपको पता है एग्जाम में बस इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे कर सकते हो। मार्क्स मिलेंगे भी, बट क्या पता ना दे, क्योंकि वो बोले इतना एक लाइन में कैसे खत्म कर दिया, कहाँ से पढ़ा है। बट ये तो दिमाग होता है कि हम एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। तो चीज़ों को ये देखो, आप एकदम आप वेरिफिकेशन के लिए आपका काम आ जाएगा कि आंसर आपका प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आपके लिए काम आ जाएगा ये शॉर्टकट जो है। तो एकदम सिंपल है, ये आपके एनएवी में ये जो पर यूनिट का डिविडेंड है वो जोड़ दो, तो ये आ गया आपका। अब 45/46.5, 50/51, 48/49.2 मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग यूनिट पे, आपका ओपनिंग यूनिट आ गया। तो 20,000 हमारा ओपनिंग यूनिट है और ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 9,20,000। 9,20,000 डिवाइड बाय 20,000 अगर हम करें तो हमारा 46 आ जाएगा, मतलब ये एनएवी हमारा 46 आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका क्या है, जैसे कि हमने 21607 यूनिट्स तो निकाला, वो मैंने दिखाया भी था रफ में आपको। दूसरा तरीका, आप एक्स ले लो, ओपनिंग यूनिट को आप एक्स मान लो, तो टोटल यूनिट हमारा एक्स है। अब हर साल जो डिविडेंड मिल रहा है वो 12% इंटू एक्स यूनिट्स इंटू 10 इतना डिविडेंड होगा। और एनएवी जो उस टाइम का एनएवी है 48 में, उसमें हम री इन्वेस्ट करेंगे तो इतना एडिशनल यूनिट आएगा। ऐसे करते करते आपका टोटल यूनिट्स इतना एक्स हो जाएगा। अब क्लोजिंग यूनिट्स इतना होना चाहिए, और हमें पता है क्लोजिंग यूनिट्स तो 21,607 यूनिट है, उससे हमने एक्स निकाल लिया 20,000 यूनिट्स। तो इस प्रकार से भी हम करके भी हम कर सकते हैं, एक्स लेके भी आप करो। और या फिर मैंने वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में अलग अलग फॉर्मूला ये सब भी बताया था, उतना का समय नहीं है। अब वो एक्स लगा के करो, या फिर मैंने जो शॉर्टकट बताया था ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसमें मैं और समय नहीं दूंगा, ये प्रेजेंटेशन के लिए ये तरीका भी ठीक है। ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम में। जब मैंने डिटेल्ड रिवीजन डाला था आज से 20-25 दिन पहले या 1 मंथ पहले, तो उस टाइम में मैंने ये नोट्स डाला हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये वाला आपको सॉर्टेड हो चुका। मैंने दो तरीका बता दिया, एक तो सॉर्टेड ये वाला भी बता दिया और एक एक्स लेके भी बता दिया मैंने। अब बच्ची बात किसकी, बोनस वाले की। तो बोनस वाले में एकदम सिंपलेस्ट है वो भी। बोनस का मामला अगर आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट 10,000 है, 6.4% का एवरेज यील्ड परसेंट बता दिया। तो 6.4% एक साल का है, तो 5 साल का कितना परसेंट हो गया, 32%। तो 10 लाख में अगर 32% लगा देते हो तो 13,20,000 आपका क्लोजिंग एनएवी है। तो क्लोजिंग एनएवी इतना है और एनएवी पर यूनिट आपका है 44। तो 13,20,000 डिवाइड बाई 44 करो, 30,000 आपका क्लोजिंग यूनिट है। तो 30,000 हमारा क्या है, क्लोजिंग यूनिट है हमारा 30,000। अब यहाँ पर बोनस के मामले में आपको क्या करना है, रिवर्स निकालना। ये तो क्लोजिंग यूनिट है आफ्टर बोनस, तो बिफोर बोनस ओपनिंग यूनिट कितना हुआ। तो देखो रिवर्स जाओ, 1:5 दिया गया, मतलब 5 के बदले 1 दिया गया।
तो आप बताओ, एक देने के बाद तो 5 5 नहीं रहा, 6 हो गया। अगर आपके पास 5 यूनिट है, 5 के बदले आपको 1 मिल जाए तो बन जाएगा कितना, 6। तो ये 6 है ना। तो इसमें इंटू 5/6 अगर मैं कर दूं तो मेरा पहले वाला आ जाएगा कि कितना है, 5 के बदले तो 1 मिला तभी तो 6 हुआ। तो इंटू 5/6 किया, और यहाँ पर 1:4 है, मतलब 4 के बदले 1 मिला। तो 4 के बदले 1 मिला तो 5 हो गया, तो इंटू 4/5 फिर से कर दो अब यहाँ पर, बात खत्म। तो 30,000 इंटू 5/6 करोगे अब, फिर इंटू 4/5 करोगे, आपका ओपनिंग बोनस आ जाएगा, ओपनिंग यूनिट आ जाएगा। इंटू 5/6 इंटू 4/5, 20,000 यूनिट्स आपका आ जाएगा। तो 20,000 यूनिट्स हमारा आ चुका है, और 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख डिवाइड बाई 20,000, 50 आएगा ये। इसका आंसर 50 आना चाहिए। ये देखो 50 आ गया ये। तो कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 1/4, 1:4 मतलब ये 5/6, 1:5 मतलब ये 5 आप इसमें क्या कर सकते हो पता है? याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, 1:5 है ना, तो आप पहले लिख दो 5 और डिवाइड बाई 1+5। यहाँ पर लिख दो 4 डिवाइड बाई 1+4। तो ये हो गया 5/6, ये हो गया 4/5। अब एग्जाम के लिए ऐसे रख सकते हो, न्यूमरेटर में आप रख दोगे सेकंड वाला 4 और डिनोमिनेटर में 1+4। इधर आपका 5, 1+5। ये अलग अलग शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट क्यों जरूरत है, आपने तो पहले से पढ़ा हुआ ही, आपको तो लॉजिक अच्छे से समझ में आई है। तो इस प्रकार से बोनस वाला भी मैंने आपको बता दिया, और सेम इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, तो वो तो नहीं बताने इसी भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए, है ना। सभी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बस एक चीज़ है जो मुझे बताना, छोटा सा एक क्वेश्चन है मुझे याद आ रहा है, सोच रहा हूँ आपको वो भी एक बार बता देता हूँ। यस, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन आरटीपी का है, अच्छा क्वेश्चन है। इस पे एक पॉइंट है जिस पे मुझे आपसे बात करनी है, जहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आई से कि ये देखो, लिस्टेड बॉन्ड्स जो है 8,000 लिखा हुआ है, 14% बॉन्ड्स और 15,000, और ये लिखा हुआ है 24 करोड़ का। तो देखो, अगर मैं 8,000 बॉन्ड से इंटू 15,000 अगर मैं करता हूँ तो ये 12 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 24 करोड़, वो कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल नहीं। और बॉन्ड्स के मामले के शेयर्स थोड़े ना है, या कोई कन्वर्टिबल बॉन्ड थोड़े ना है कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, ये 8,000 बॉन्ड नहीं है, ये गलती हुआ है, टाइपिंग एरर हुआ है, 16,000 बॉन्ड होना चाहिए। या तो ये 16,000 बॉन्ड होगा, और या फिर ये 30,000 होगा, दोनों में से एक होगा। तो मान लेते ये आपका कैसे है, 24 करोड़, 16,000 बॉन्ड्स इंटू 15,000 ईच करके, तो 24 करोड़ आया। फिर इन्होंने बोला कि लिस्टेड बॉन्ड्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 8.842%, जबकि ये बॉन्ड दे रहा है 14%, तो ये तो बेहतर है, तो इसका प्राइस बढ़ेगा। तो 24 करोड़ पे ये 14% इंटरेस्ट सालाना दे रहा है, मतलब 3.36 करोड़ ये सालाना इनकम दे रहा है। तो आपकी इनकम है 3.36 करोड़ सालाना, और मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ 8.842%, तो उसे कैपिटलाइज कर दो, मतलब हर साल 3.36% कमाया जाएगा। और इसमें लाइफ नहीं लिखा हुआ, मतलब मानेंगे अनलिमिटेड लाइफ है। तो हर साल अगर आपको 3.36 करोड़ मिलेगा, और आपकी रिक्वायरमेंट है 8.842%, तो डिवाइड कर दोगे, आप कैपिटलाइज कर दोगे, तो प्राइस आ जाएगा ना, या गया 38 करोड़। तो 38 करोड़ इसका मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो 38 करोड़ निकाला है, आप उसको कैसे रखोगे, आप ये देखोगे कि 24 करोड़ का 14% जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हम 8.842% से कैपिटलाइज कर देंगे, हमारा 38 करोड़ मार्केट वैल्यू आ जाएगा। बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट था जो आपको ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके साथ ट्रैकिंग एरर डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में साइड पॉकेटिंग के बारे में बात करें। चलिए, ट्रैकिंग एरर अब हम समझते हैं। तो मैं कंसेप्ट बुक पे आ गया, जहाँ से मैं आपको ट्रैकिंग एरर के बारे में समझाऊंगा। देखिए, ट्रैकिंग एरर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब हम कोई पैसिव फंड मैनेजर का ये काम होता है, जब पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईटीएफ्स हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मान लीजिए हम निफ्टी 20 वगैरह में जब हम पैसा लगाते हैं, जो एग्जैक्ट निफ्टी का रेप्लिका होता है। रेप्लिका मतलब जैसे निफ्टी में 50 अलग अलग शेयर्स रहते हैं, तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उस पर आप एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी का म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, अलग अलग निफ्टी का एक रेप्लिका बनाती है, या कोई दूसरे इंडेक्स का रेप्लिका बनाती है, वो उसको एग्जैक्ट कॉपी करती है। तो वहाँ पर फंड मैनेजर का काम बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज करना नहीं होता है, पैसिवली मैनेज करना होता है, मतलब उसको जस्ट फॉलो करना होता है, कॉपी करना होता है। जैसा वो जो जिस जो बेंचमार्क इंडेक्स है, वो बेंचमार्क इंडेक्स में जैसे
प्रोपोर्शन का बदलाव वगैरह हो रहा है, वही चीज़ को मैनेज किया जाता है। जैसे अगर निफ्टी के 50 स्टॉक हैं, तो निफ्टी के 50 स्टॉक में कितने प्रोपोर्शन के स्टॉक्स अलग अलग रखे गए हैं उस निफ्टी 50 में, तो उसी प्रोपोर्शन में शेयर्स को खरीदा जाता है। और अगर मान लीजिए एनएससी बीएसई ने अगर निफ्टी सेंसेक्स में बदलाव किया इंडेक्स में, तो उसको हम क्या करेंगे, हम खुद भी जो फंड मैनेजर है वो भी क्या करेगा, उतना बदलाव करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको फॉलो करना होता है और कोशिश की जाती है कि उसको एग्जैक्टली मैच किया जा सके। जो निफ्टी का रिटर्न है या कोई भी इंडेक्स का रिटर्न है, उसको मैच करने की कोशिश की जाती है, बट बहुत सारे कारणों की वजह से वो मैच नहीं होता। और वो बहुत सारे कारणों की वजह से मैच नहीं होता, उसी को कहा जाता है कि जो हम ट्रैक कर रहे हैं ना, जो हम कॉपी कर रहे हैं, जो ट्रैक कर रहे हैं, उसमें एरर आ रहा है, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बहुत सारे रीजन है ट्रैकिंग एरर ओकर होने का। फंड एक्सपेंसेस, क्योंकि निफ्टी में तो कोई फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस है नहीं, हमारे इधर तो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस होता है, फंड मैनेजर खर्चा लेते हैं, है ना। ऑपरेशनल एक्सपेंस होता है, प्रमोशनल एक्सपेंस होता है वगैरह वगैरह। रीबैलेंस करने में कई बार डिले हो जाता है, कैश ड्रैग, क्योंकि जितना पैसा हमने इन्वेस्टर से लिया, जरूरी नहीं हम सारा का सारा पैसा लगा दें, कुछ पैसा हमें रखना भी पड़ता है, क्योंकि इमीडिएटली कभी बाई सेल करना हो तो पैसा भी तो होना पड़ेगा। तो कैश ड्रैग की समस्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारा लग जाता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से ट्रैकिंग एरर एराइज होता है। तो वो ट्रैकिंग एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला बस सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो बेंचमार्क, जिसको हमने जैसे निफ्टी को हमने बेंचमार्क माना, बेंचमार्क का रिटर्न क्या है और हमारा जो ईटीएफ है उसका रिटर्न क्या है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम स्क्वायर कर देंगे, उस डिफरेंस को हम स्क्वायर कर देंगे। और फिर बाद में वो डिफरेंस का स्क्वायर जो है, जो भी वैल्यू आएगा, है ना, उसको टोटल करेंगे। टोटल जो भी आएगा, टोटल डिवाइड बाय n माइनस वन करना। ये ध्यान रखना, मैंने n बताया था क्योंकि आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में n लिया जाता है, सैंपल बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में n माइनस वन लिया जाता है। एग्जाम के लिए n माइनस वन ही ध्यान रखना। तो एग्जाम के लिए आप n माइनस वन ही करोगे। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए बेंचमार्क का जो रिटर्न है 5 डेज का, 10 डेज का, या जो भी है बेंचमार्क का रिटर्न आपका, ये एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, और आपका खुद का ईटीएफ का रिटर्न। तो दोनों रिटर्न में जो डिफरेंस है वही तो ट्रैकिंग एरर है। तो जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर करोगे आप, ठीक है। स्क्वायर करके टोटल डिवाइड बाय n माइनस वन करोगे, फिर इसको आप रूट कर दोगे आप, फिर इसको आप रूट कर दोगे। तो सिंपल वे में आपको क्या करना है, ये दोनों मैंने बताया, डिफरेंस को स्क्वायर करोगे, टोटल डिवाइड बाय n माइनस वन करोगे, तो वेरिएंस आएगा। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट करते थे ना, वैसे आप रूट करोगे, आपका ट्रैकिंग आ जाएगा। तो ये रहा देखो, रूट ओवर समीशन आर एफ माइनस आर बी स्क्वायर बाई एन माइनस वन। ये ध्यान रखना, एन मत करना एग्जाम में, एन माइनस वन करना फॉर ट्रैकिंग एरर एग्जाम पर्पज के लिए। तो ये आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पर देख लो, आर एफ मतलब रिटर्न ऑफ द फंड है, और आर बी मतलब बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है। उसका जो डिफरेंस है वही आपका ट्रैकिंग एरर है। मैंने यहाँ पर ये करा भी था, बट चलो ठीक है, एंड इसको करके स्क्वायर भी करा था हमने ये, पर ठीक है, बस यहाँ पर मैंने एन माइनस वन नहीं लिया था, एन माइनस वन करना पड़ेगा। तो ये आपका फोर आ जाएगा, यहाँ पर भी फोर लेके फिर आपका जो वैल्यू आएगा उसको रूट करोगे, तो आपका आंसर थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो ये एन माइनस वन करना मत भूलना आप, ठीक है। तो यही था बस छोटा सा ट्रैकिंग एरर, और कुछ भी नहीं था। एंड आई होप आपको ट्रैकिंग एरर समझ में आ गया। एंड इसके अलावा भी एक चीज़ और, एक्सपेंस रेशियो वगैरह सब कुछ तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अब एक चीज़ और क्या बचता है इंपॉर्टेंट में, डेट इज साइड पॉकेटिंग। साइड पॉकेटिंग बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए, मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ आपको साइड पॉकेटिंग क्या है। मान लीजिए मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, मैंने क्या किया है, मेरा काम है डेट फंड में ही पैसा लगाना। मैं ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम ही कि डेट फंड में पैसा लगाता हूँ। मैंने 80% गवर्नमेंट और ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, और 20% मैंने XYZ कॉर्पोरेशन में पैसा लगाया। अब ये जो 20% हमने पैसा लगाया, इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आ गया, पैसे नहीं मिल रहे पार्टी से, तब तो जो इन्वेस्टर्स उसमें हाँ कर मच जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि 20% पैसा रिस्क में चले गए। तो सभी इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपना म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने लग जाएंगे। अगर वो ओपन एंडेड है तो बोलेंगे अपने यूनिट्स बेच के पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी अगर रिडम्सन अलाउ करेगा, तो जो बेच लेंगे उनका तो फायदा हो जाएगा, वो तो ये पैसा भी ले जाएंगे अपना एनएवी के अनुसार, बाकियों का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एनएवी पर यूनिट आपका जो है 100 रुपीज़ है, तो इसमें से क्या किया जाता है, जो 20% और 80% दो साइड कर दिया जाता है, 80 रुपीज़ इधर, 20 रुपीज़ इधर। ये 20 रुपीज़ जो है साइड पॉकेट में डाल दिया जाता है।
ये 20 रुपीज़ को साइड पॉकेट में डाल दिया जाता है और कोई भी अगर अपना यूनिट्स को रिडीम करेगा तो उसको हम 100 रुपये का एनएवी होने के बावजूद उसको हम 80 रुपीज़ ही देंगे। हम बोलेंगे भैया 80 रुपीज़ ही मिलेगा। वो बोलेगा मेरा और 20 रुपीज़, बोला वो आपका साइड पॉकेट में रख दिया है। वो बाद में जब रिकवरी होगी, जब वो पैसा मिल जाएगा, मान लो यहाँ से जितना 10% पैसा मिला तो 10 रुपीज़ आपको देंगे, 20% में से 15% जितना पैसा मिला उतना हम आपको प्रोपोर्शनेटली हम आपको बाद में देंगे जब मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि रिडम्पशन को अट्रैक्ट भी नहीं किया जाएगा। वो फिर रिडम्पशन करके फायदा है क्या फिर उसका, उसको पता है जो पैसा डूबने की कगार पे वो तो ऐसे भी नहीं मिलेगा वैसे भी नहीं मिलेगा। तो वही उतना प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं साइड पॉकेट में डाल देते हैं, बस उतनी सी बात है यहाँ पर। तो जैसे मान लो टोटल 1000 यूनिट्स है, अगर मैं ओन करता हूँ 20% रिस्की में तो मेरे मेरे को 800 यूनिट्स का पैसा देंगे, 200 यूनिट्स मेरा साइड पॉकेट में पड़ा रहेगा और उसके रेस्पेक्ट में जितना आगे फंड कलेक्ट होगा उतना ही मुझे बाद में पैसा मिलेगा। तो ये है साइड पॉकेटिंग, बस बात खत्म। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कुछ मुझे बताने की आवश्यकता है। मैंने सभी एस्पेक्ट को कवर किया है अच्छे से एंड सब कुछ ही मैंने आपको बता दिया लगभग। अब ये तो क्विक रिवीजन था, तो इसमें इससे ज़्यादा तो मैं और क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को जितना मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल हो सका मैंने आपको बताया। डिटेल्ड रिवीजन में तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया एंड अभी यहाँ पर मैंने क्विकली आपको पढ़ा के खत्म किया।